तो इसे पढ़ने के लिए थोड़ा इंटरेक्शन चाहिए होगा, जिस्म और जान के साथ हमारे साथ आपको लगा रहना पड़ेगा। आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि हम बायोलॉजी में कैसे पढ़ेंगे चीजों को, हमारा सिलेबस क्या होगा, कौन सा पहले पढ़ें, कौन से बाद पढ़ें, ताकि हमारा टॉपिक एक दूसरे से कनेक्ट होकर के चले। जैसा कि मैंने आपको कहा कि बायो है क्या, जिस्म का अध्ययन है, तो जिस्म को पढ़ने का एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि में हमारे जो पढ़ाने का जो लेवल होगा वो क्या होगा, किस लेवल का, किस स्तर का हम पढ़ें कि हमारे सारे क्वेश्चन बन जाए। तो देखिए, हर सेशन में हम 6th क्लास से स्टार्ट करेंगे और अपना लेवल बढ़ाते बढ़ाते 12th तक चलेंगे। जो बुक हमारा होगा, जो हम लोग पुस्तक इस्तेमाल करेंगे, वो होगा एनसीईआरटी प्लस अदर्स और प्लस जो पीवाईक्यूज आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, उनके आधार पे हम लोग अपना नोट्स यहाँ पे तैयार करेंगे। तो एनसीईआरटी अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं ये मान के चलूंगा कि बायोलॉजी आपको बिल्कुल भी नहीं आती, एकदम आप चौपट हैं, खत्म है बायोलॉजी में। तो जिनको कुछ नहीं आता है बायोलॉजी में, उनके लिए भी बहुत कुछ है, और जिनको लगता है कि हम तो बायोलॉजी में विद्वान हैं, उनके लिए भी बहुत कुछ है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ गाइस, कि साइंस के क्वेश्चन ज्यादातर साइंस वालों से गलत होते हैं। ये सोचकर कि हमारा अपना टॉपिक है, देख लेंगे, और फिर वो देखते रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो बीएससी में, एमएससी में बायोलॉजी पढ़ चुके हैं, वो सब बेकार है। यहाँ पे वो सब नहीं पूछता। यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का अंदाज अलग है, सो आपको स्टडी का अंदाज अलग करना पड़ेगा। ठीक है नीतीश साहब, सभी एग्जाम के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप बस बायोलॉजी एक बार पढ़ लीजिए। आपको ये सोच के पढ़ना है कि हमको बायोलॉजी अब एक ही बार पढ़ना है, और इसको चैप्टर होने दो आपको जो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज साइंस से लिया गया है। वर्ड्स अंतर्गत हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। क्या होगा? बायोलॉजी। और दोनों का मतलब देखेंगे तो क्या होगा, स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस पे एक नजर डालते हैं कैसे कैसे किस अंदाज में हम लोग अपना सिलेबस पूरा करेंगे। मुझसे कैसे कैसे पढ़ेंगे, ये जो सीक्वेंस लिख रहा हूं, इसमें भी 2 टॉपिक छुपे होंगे, जंतुओं में उत्सर्जन, पौधों में उत्सर्जन, जंतुओं में, एनिमल में, प्लांट में। उसके बाद हमारा 6th टॉपिक स्टार्ट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, एनिमल रिप्रोडक्शन, जंतुओं में प्रजनन। इसको अलग से हम पढ़ेंगे। एनिमल रिप्रोडक्शन बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लांट। आपके सेल तो बहुत सारे टीचर पहले पढ़ा। उसके बाद हमारा जो 9वां टॉपिक होने वाला है गाइस, 9th जो पे सेल मिलकर क्या बना है, आपकी पत्नी का बी है, तो बताइए देंगे साथ साथ उस की बॉडी में होते हैं। तो देखिए, बायो को एक सिस्टम, प्लांट टिश्यू, कि आपका ब्लड ग्रुप मान लिया ए है, आपकी पत्नी का बी है, तो बताइए आपके बच्चों का ब्लड ग्रुप इनमें से कौन हो सकता है। तो हम ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे, कौन किसको दे सकता है, कौन किसको ले सकता है। तो जैसे ही जिक्र होगा, ताकि आपको क्वेश्चन देखते ही इस तरह के क्वेश्चन, नियम है ना, मेंडल जिसको फादर ऑफ मुनेरा जगत, जिसमें जीवाणुओं की बातें होंगी, बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, है ना, उसकी संरचना कैसी होती है, उसके बाद वायरस वगैरह की बातें होंगी। 24वां टॉपिक हमारा होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको कैसे भूल सकते, इतना सारा कैसे याद होगा, पढ़ते जाएंगे याद होता जाएगा। पीवाईक्यू जो आपका है, उसके मद्देनजर रखते हुए हमारा जो है वो सिलेबस चलेगा। ठीक है, बात आ रही है। और उसके सर पे अभी अगले अंदाज में हमने प्रैक्टिस सेशन डाल रखे हैं रिसेंट, अभी एकदम अभी जो रिसेंट जो चल रहा है आपका पैटर्न, उसके आधार पर हमने अपने यूट्यूब पर टॉपिक वाइज डाल रखा है। का दिख रहा है प्रैक्टिस सेशन, यहाँ पे केमिस्ट्री का दिख रहा है। ये बायो का प्रैक्टिस सेशन खोलो, ये देखो, प्लांट न्यूट्रिशन, एनिमल न्यूट्रिशन, श्वसन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, एनिमल रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन, पहले से मैंने आपके लिए इंतजाम कर रखा है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डीएनए, देखिए, एंडोक्राइन सिस्टम, एनिमल टिश्यू, स्केलेटल सिस्टम, ब्लड, नर्वस सिस्टम, ह्यूमन ब्रेन, है ना, हेल्थ एंड डिजीजेस। तो अब कि पहली पहली क्लास में इंट्रोडक्शन हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हमने बताया है कि बायोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजी की ब्रांचेस क्या हैं, उसके बाद बायोलॉजी का फादर कौन है, बॉटनी का जनक किसको कहा जाता है ना, बायोलॉजी में किसकी बात होगी, किसका जिक्र होगा, किसका अध्ययन होगा, और सिलेबस हमने बताया है कि किस अंदाज में हम लोग बायोलॉजी को पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में कहा है कि बायोलॉजी एक्चुअली में जिस्म का अध्ययन है, तो जिस्म को पढ़ने का एक प्रॉपर तरीका होगा, तभी समझ में आएगा बायोलॉजी, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। तो आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, और वो है पौधों में पोषण, बॉटनी वाला पोषण। इसके बाद हम जंतुओं में पोषण की बात करेंगे। दिनेश आवासिया हमारे साथ हैं, अर्पित शर्मा साहब हैं, कुलभूषण जी हैं, अमित मिश्रा साहब हैं, 0.50 हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धीरेन्द्र यादव जी हमारे साथ हैं। सो सभी का स्वागत, खैर मकदम इस्तकबाल, और इस उम्मीद के साथ कि मैं अब तक पहुंच रहा हूं, हमारी तस्वीर और हमारी आवाज़ बिना किसी रुकावट के, खेद के, खलल के पहुंच रही है। तो आज के सेशन का आगाज़ करेंगे हम लोग। सो इस उम्मीद के साथ कि हम आप तक पहुंच पा रहे हैं, शुरू करते हैं आज के सेशन को। फिर बीच में हम बातें करेंगे, नवनीत कुमार चौधरी, श्वेता पांडे साहिबा, निशांत सिंह साहब और अभिषेक कुमार जी, सभी का स्वागत, विपिन साहब। चलिए, सो सबसे पहला जो पॉइंट हम लिखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, वो होगा हमारा कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। क्या पहला पॉइंट है कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, पौधे स्वापोषी होते हैं, पौधे स्वापोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। व्हाट डज इट मीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोट्रॉफिक? स्वापोषी कहने का अर्थ क्या है? तो ये जो वर्ड ऑटोट्रॉफिक है, 2 शब्दों के मिलने से बना है। ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ। ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ मतलब स्वयं, स्वयं, खुद। और ट्रॉफ मतलब क्या होता है, ट्रॉफ मतलब होता है न्यूट्रिशन, पोषण।
मतलब पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते या किसी और को नहीं खाते, है ना। एनिमल्स क्या करते हैं, या तो पौधों को खा जाते हैं या जंतुओं को खा जाते हैं, लेकिन पौधे ऐसा नहीं करते। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ना, इसलिए पौधों को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक स्वापोषी। पौधे जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया का नाम है फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ क्या, फोटोसिंथेसिस। 7th क्लास पे अभी है, एनसीईआरटी पे। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनाते हैं। प्लांट्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जिस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं उस प्रक्रिया का नाम है फोटोसिंथेसिस। ये जो शब्द है प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस, ये भी दो शब्दों के मिलने से बना है। फोटो मतलब क्या होता है बताएंगे, लाइट। फोटो मतलब होता है प्रकाश, और सिंथेसिस मतलब होता है टू मेक, कुछ भी बना लेना। तो कोई भी चीज बनाना क्या कहलाता है, सिंथेसिस, संश्लेषण। संश्लेषण मतलब क्या होता है, बनाना। संश्लेषण का मतलब क्या होता है, बनाना, कुछ भी बना लेना, संश्लेषित कर लेना। तो चूंकि पौधे अपना भोजन किसकी सहायता से बनाते हैं, लाइट की सहायता से। लाइट ना हो तो पौधा भोजन नहीं बना पाएगा। तो पौधे अपना भोजन जो है ना वो लाइट के सहायता से बनाते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया का नाम रखा गया है फोटोसिंथेसिस। तो फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना, क्या, फूड बना लेना प्रकाश की सहायता से, सो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। नाउ क्या करते हैं पौधे, कैसे बनाते हैं अपना भोजन, जरा देखेंगे केमिस्ट्री पे चल के। हाँ जी 100% है। स्नेहल साहब, प्रियंका प्रधान, रोज होगा बायोलॉजी की क्लास। कौन कौन से दिन ने, रोज ही चलेगी। जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो हमारी क्लास बिल्कुल कंटिन्यूटी में चलेगी, है ना, कंटिन्यूटी में चलेगी। कृष्ण कह रहे हैं कि पहली बार आए हैं, तो आज से ही शुरू हुआ है। पिछला क्लास हमारा इंट्रोडक्शन का, वो ऐप पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो पौधे क्या कर रहे हैं कि वायुमंडल से, हवा से CO2 ले रहे हैं, है ना, और मिट्टी से जल अवशोषित कर रहे हैं जड़ों के द्वारा। मिट्टी से क्या ले रहे हैं, वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ना। अरे हम लोग लकड़ी, कोयला, LPG जलाते हैं ना, तो पौधे ऊर्जा कहाँ से लेंगे, पौधे को भी तो खाना बनाने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो ये ऊर्जा लेते हैं कहाँ से, सनलाइट से लेते हैं, सनलाइट, सूर्य प्रकाश से ऊर्जा लेंगे। अच्छा, अब इस ऊर्जा को एब्जॉर्ब कौन करेगा, अवशोषित कौन करेगा, एब्जॉर्ब कौन करेगा, इस सनलाइट का अवशोषण कौन करेगा, तो पत्तियों में होता है क्लोरोफिल। तो पौधे की पत्तियों में एक चीज होती है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। ये एक्चुअली में क्लोरोफिल क्या है, हम बहुत ही डिटेल से इसके बारे में बात करेंगे। अभी लिख लीजिए, क्लोरोफिल, या शुद्ध हिंदी में इसको कहते हैं पर्णहरित। क्या कहते हैं, पर्णहरित। तो देखिए पौधे ने क्या किया, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, भूमि से जड़ों के द्वारा जल अवशोषित किया। ऊर्जा कहां से ली, सूर्य के प्रकाश से। इस सूर्य प्रकाश को अवशोषित किसने किया, तो पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल। और इन सब की सहायता से पौधे ने बना लिया है अपना खाना, क्या, C6H12O6, और हमें जिंदा रहने के लिए दिया है क्या, ऑक्सीजन। ये C6H12O6 क्या है, आपका ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज है। और यही है पौधे का क्या, भोजन। यही क्या है, पौधे का भोजन है। तो देखिए हुआ क्या, आपने कहा सर देखो कुछ नहीं हुआ है, आपने अभी ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं। आपने ये कहा है कि पौधे ने क्या किया है, लाइट के हेल्प से क्या बना लिया है, ग्लूकोज, यानी अपना भोजन। इसीलिए इस प्रक्रिया को नाम क्या दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण। सो दिस इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ये प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है। तो आप कहेंगे सर ठीक है, ये तो आपने बता दिया कि ये प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है। आप मुझे ये बताइए कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें तो क्वेश्चन से मतलब है। तो आप हमें ये बताइए, ठीक है, पढ़ाने के बाद, कि यहाँ से सर क्वेश्चन कैसे बनेगा, तभी तो ये माना जाएगा कि हाँ ये हमारे काम का लायक है। हमें विद्वान नहीं बनना, हमें तो क्वेश्चन बन जाए किसी तरह से और हमारा एग्जाम निकल जाए, वो बहुत है हमारे लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं आपको बतला रहा हूँ कि ये है, दिस इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस माय डियर फ्रेंड्स। ये जो मैंने लिखा है ये प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है। क्या है समीकरण, तो हमने कहा कि सर पौधे CO2 लेते हैं, पानी लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं सूर्य के प्रकाश से, और ये सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल, और इन सब की सहायता से CO2 वाटर को मिला के बना लिया पौधा अपना खाना मतलब ग्लूकोज, और दिया हम लोगों को भी, हमारा भी ख्याल रखा, हमें जिंदा रहने के लिए क्या दिया,
ऑक्सीजन, सिर्फ अपना नहीं सोचा, हमारे बारे में भी सोचा। इस प्रक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्रियां निम्नलिखित में से कौन कौन सी हैं, आप लोग बताइए। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्रियां निम्नलिखित में से कौन कौन सी हैं। ठीक है विपिन, कर दिया डार्क। और चाहिए। अनुराग राजपूत कह रहे कि सर कोई मैम नहीं पढ़ा सकती हैं बायोलॉजी, क्या क्यों, मैम से क्या मतलब है। एकदम 100% ले सकते हैं अभिषेक यादव जी। क्लियर है। तो अगर मैं पूछूं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या है, तो पहला है CO2, दूसरा है पानी, तीसरा है सूर्य प्रकाश, और चौथा क्या है, क्लोरोफिल। These four things are necessary for the process of photosynthesis. If any one of these is absent, the process of photosynthesis will stop. प्रकाश संश्लेषण के लिए ये चार चीजें आवश्यक हैं, इनमें से कोई एक भी एब्सेंट रहा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित हो जाएगी। देखो यूपी RO-ARO का एक एग्जाम हुआ था, यूपी में RO-ARO का एग्जाम होता है, उसमें एक क्वेश्चन था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, या प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्रियां कौन कौन सी हैं, मौजूद क्लोरोफिल। अरे क्लोरोफिल नहीं होगा तो लाइट एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, तो यूज नहीं होगा। तो ये क्या चाहिए, सूर्य प्रकाश, और इस CO2, और क्या चाहिए, पानी। पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ये कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए, और क्या चाहिए, इन दोनों को मिलाकर ग्लूकोज बनाना है तो एनर्जी चाहिए ना, तो सनलाइट यानी सूर्य प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए, सूर्य प्रकाश। और इस सूर्य प्रकाश को अवशोषित कौन करेगा, अवशोषित होगा तब तो यूज होगा, पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल। अरे क्लोरोफिल नहीं होगा तो लाइट एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, तो यूज नहीं होगा। तो ये चार चीजें आवश्यक हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए, इनमें से कोई एक भी एब्सेंट हुआ ना तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाएगी, बाधित हो जाएगी। मंडे टू फ्राइडे होगी, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। नहीं मैडम से मतलब पढ़ने का क्या है कि कोई मैडम नहीं पढ़ा सकती, मतलब ये क्या बात हुई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या। हाँ अकॉर्डिंग टू सिलेबस, बिल्कुल हम एकदम टू द पॉइंट, क्रीम क्रीम पढ़ेंगे, फालतू की बातें नहीं करेंगे। तो जितना मैं लिखाऊंगा नोट्स में ना, समझ लीजिएगा कि वो जरूरी है, लाजमी है पढ़ना, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि भाई प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्रियां क्या क्या हैं, तो कहिएगा सर कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, सूर्य प्रकाश है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल को शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, पर्णहरित। तो क्लोरोफिल की जगह कैसे लिखा रह सकता है, पर्णहरित भी लिखा रह सकता है, कुछ कह नहीं सकते हिंदी वालों का। लेकिन देखो अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। जैसे अब मैंने क्वेश्चन आपसे ये कर दिया कि द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री निम्नलिखित में से कौन सी है। अब बताओ जरा, अब क्वेश्चन को हमने थोड़ा अलग कर दिया। कच्ची सामग्री का मतलब आप समझते होंगे, जिन चीजों से मिलकर कोई चीज बनती है वो उसका रॉ मटेरियल कहलाती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे खीर बनाना है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, क्या क्या कच्ची सामग्रियां चाहिए। तो मुझे चावल चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए, पानी चाहिए, ये कच्ची सामग्रियां हो गई। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्रियां निम्नलिखित में से हैं, अगर ऐसा सवाल पूछा जाता है तो एक तो हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हुआ आपका पानी, क्योंकि इन्हीं दोनों के मिलने से क्या बना है, C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज है ना। तो ग्लूकोज में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो कार्बन और ऑक्सीजन कहां से आया, CO2 से आया, और हाइड्रोजन कहां से आया, पानी से आया। क्या बन गया आपका, ग्लूकोज। क्या बन गया आपका, ग्लूकोज। क्या बन गया, ग्लूकोज। तो बिल्कुल हम बाइलिंगुअल चलेंगे, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि सर ना तो हिंदी वाले बच्चों को कोई टेंशन आने देंगे, ना तो इंग्लिश वाले बच्चे को कोई टेंशन आने देंगे। वेरी गुड विकास, बहुत बढ़िया, ठीक है, बात आ गई समझ में। चलिए सर जब धूप नहीं निकलती तो हाँ, धूप अगर नहीं है तो फिर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, है ना। थोड़ी बहुत धूप होनी चाहिए, हल्की भी धूप है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। कितने लोग लाइव देख रहे हैं, बहुत सारे हैं, तभी तो जब मैं इधर देखूं तब आप कमेंट कीजिएगा तो मुझे आपका कमेंट दिखाई देगा। जैसे मैं उधर पढ़ाने में मसरूफ हूं और आप कमेंट किए जा रहे हैं तो मुझे नहीं दिखेगा, या आपने कमेंट किया उसके बाद 3-4 बच्चे ने और कमेंट कर दिया तो मुझे नहीं दिखेगा, तो आपको लगेगा अच्छा लगता है सर जानबूझकर मतलब इग्नोर कर रहे हैं। तो इग्नोर करने वाली बात नहीं होती है, मुझे दिखेगा तब तो मैं आपके कमेंट को रिस्पॉन्ड करूंगा। तो जैसे मैं इधर अब मैं पढ़ाने में मशगूल हूँ और आप कमेंट किए जा रहे हैं तो मुझे दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा ना। विकास कह रहे हैं कि सर नोट्स कैसे बनाए, कल ही बताया था नोट्स कैसे बनाए, है ना। बात आ रही है समझ में, बताइए, यहां तक किसी को दिक्कत है, बताओ।
अमित मिश्रा जी पीडीएफ तुरंत अपलोड कर दिया जाता है। स्नेहल पांडे करेंगे सर मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए पढ़ तो लिया, मैं इधर जब हूँ तब आप कमेंट करेंगे ना, तब तो मैं देखूंगा। और चूंकि बहुत सारे बच्चे लाइव होते हैं ना, तो सबके कमेंट को रिप्लाई करना बड़ा मुश्किल होता है। मुस्कान मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? CO2 क्या बोलेंगे? CO2 को हम कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे। CO2 का मतलब क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। हैं कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 मतलब क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। H2O का मतलब क्या हुआ? वाटर, जल। जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। और बता दीजिए दिलीप। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए नाउ अब हम बात करेंगे कि भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की। अभी आपने क्या देखा? अभी आपने देखा कि भाई ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधों ने कहां से लिया? एटमॉस्फेयर से लिया, वायुमंडल से लिया। जल कहां से अवशोषित किया? भूमि से जड़ों के द्वारा जल अवशोषित किया। और ऊर्जा कहां से ली? एनर्जी, ऊर्जा कहां से ली? सूर्य के प्रकाश से ली। और अपना बना लिया खाना, यानी कि ग्लूकोज। क्या बना लिया? ग्लूकोज बना लिया। यही है ना? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। और हमें क्या दिया? ऑक्सीजन। O2 मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीजन हुआ। बात आ रही है समझ में? अब देखिए, पौधे ने अपने लिए खाना बनाया। क्या बनाया? ग्लूकोज। तो पौधे ने अपना खाना बना लिया ग्लूकोज। पौधे ने अपना खाना बना लिया ग्लूकोज। पौधे को जितना ग्लूकोज यूज करना था कर लिया उसने। जो एक्स्ट्रा बच गया, जो बच गया यूज करने से, जो अतिरिक्त ग्लूकोज है, उसको उसने कन्वर्ट कर दिया। उसको उसने क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। किसमें? जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको परिवर्तित कर दिया। किसमें? स्टार्च में। स्टार्च में परिवर्तित कर दिया। स्टार्च को शुद्ध हिंदी में मंड लिखते हैं। और जमा कर दिया कहां पर? पत्तियों में। और कहां पे? फ्रूट्स में, फलों में। और कहां पर? वेजिटेबल्स में, मतलब सब्जियों में। तो देखो इसी बात को हमने यहां पे लिखा है कि पौधे जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, मतलब अतिरिक्त ग्लूकोज यूज करने से बच गया, जितना यूज करना था कर लिया। जो अतिरिक्त ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट कर दिया, है ना? परिवर्तित कर दिया। किसमें? स्टार्च में। किसमें? स्टार्च में। और जमा कर दिया, स्टोर कर दिया पत्तियों में, सब्जियों में और फलों में। किसके लिए? हाँ, केमिस्ट्री में पढ़ूंगा। ज्योति पढ़ लिया ना? देखा सही टाइम पे कमेंट किया तो। H2O को हाइड्रोजन नहीं बोलते, हाइड्रोजन बोलते हैं H2। ऐसे लिखा रहेगा ना H2, तो ये कहलाएगा हाइड्रोजन। क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन। लेकिन H2O है, इसका मतलब क्या हुआ? वाटर, मतलब के जल। ठीक है, तो H2O जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि पौधे अतिरिक्त ग्लूकोज को स्टार्च में बदल देते हैं और पत्तियों में, सब्जियों में और फलों में क्या करते हैं? संचित कर देते हैं। संचित या संग्रहित कर देते हैं, जमा कर देते हैं। किसके लिए? हमारे लिए। अरे प्लांट का बाल बच्चा है क्या? पौधा कहता है कि देखो हमने जितना यूज करना था कर लिया, बाकी तुम लोग ऐश करो, बाकी तुम लोग ऐश करो। हम जो सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, पालक खाते हैं, पत्ता गोभी खाते हैं, ये सब क्या है? पौधे का संचित किया हुआ भोजन है। तो पौधा हमें बहुत कुछ सिखाता है। क्या? कि पौधा हमसे कहता है कि देखो अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है, एक्स्ट्रा है, तो दूसरों के लिए भी छोड़ो, नहीं तो आपके मरने के बाद वो पैसे आपके लिए महज एक कागज का टुकड़ा है। पर इंसान की ख्वाहिशें इतनी होती हैं कि उसे जितना मिलता है कम लगता है ना? अगर उसके पास साइकिल है तो ख्वाहिश होती है कि बाइक हो जाए, बाइक है तो आरजू होती है कि कार हो जाए, कार भी है तो तमन्ना आ जाती है कि भाई ऑडी और जगवार रहता, है ना? फिर जुस्तुजू होती है कि भाई हेलीकॉप्टर और जहाज हो जाता, वो भी मिल जाता है तो लगता है पूरी कायनात हमारी क्यों नहीं हो जाती। तो आदमी को इस तरह से डिजाइन किया है गॉड ने कि उसमें इतनी ख्वाहिशें भर दी हैं कि कभी उसकी ख्वाहिशें खत्म नहीं होती है। तो पौधे से आप सीखिए, आपको गॉड ने जितना दिया है उसको यूज करके खुश रहने की कोशिश कीजिए। वो दिन कभी नहीं आएगा कि आप पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं, है ना? एक शायर कहते हैं जिसका नाम गालिब है, वो कहते हैं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो जो भी गॉड ने आपको दिया है उसको यूज करके एंजॉय कीजिए। ये मत सोचिए कि हमारे पास ये चीज आ जाएगी तब हम लाइफ को एंजॉय करेंगे, वो दिन कभी आने वाला नहीं है। जितना मिलेगा और ज्यादा की ख्वाहिश होगी। आप कहिएगा ठीक है सर आपने ये पढ़ा दिया, आप बताओ यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ये पॉइंट तो आपने लिखा दिया कि पौधे को जितना ग्लूकोज यूज करना होता है वो करते हैं, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो उसे स्टार्च में बदल देते हैं, है ना? और जमा कर देते हैं पत्तियों में, सब्जियों में और फलों में। किसके लिए? हमारे लिए। क्वेश्चन आप बताओ कैसे पूछेगा? देखो मैं बता रहा हूं क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द स्टोर्ड फूड ऑफ द प्लांट, है ना? और रिजर्व फूड ऑफ द प्लांट, ये भी लिख सकता है। व्हाट इज द रिजर्व फूड ऑफ द प्लांट और स्टोर्ड फूड ऑफ द प्लांट। पौधे का संचित भोजन या संग्रहित भोजन निम्नलिखित में से क्या है? अब तो आप ही लोग बतला दोगे, बताइए। पौधे का संचित भोजन या संग्रहित भोजन निम्नलिखित में से है, बताओ।
बहुत बढ़िया है प्रशांत यादव जी, बहुत बढ़िया। स्टार्च क्या होता है बताएंगे? ग्लूकोज ग्लूकोज मिलकर ग्लूकोज का एक चेन बन जाता है जिसको स्टार्च कहते हैं। केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, पॉलीमर में। नहीं, एग्जैक्ट नोट्स बनाइए। जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना आपकी बुक में नहीं होगा कंटेंट, है ना, थ्योरी में। तो ये बनाना जरूरी है। सैटरडे संडे को नहीं होगी, मंडे टू फ्राइडे होगी, कभी कभी सैटरडे को भी होगी, है ना। तो जंतु, है ना, तो जंतुओं का संचित भोजन ग्लाइकोजन होगा। पूछा जाए कि व्हाट इज द स्टोर्ड फूड ऑफ एनिमल्स, जंतुओं का संचित भोजन या रिजर्व फूड क्या है? तो याद कर लीजिएगा कि जंतुओं का जो संचित भोजन है वो है ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन ऑप्शन में नहीं है तो फैट, है ना। तो जंतुओं का संचित भोजन ग्लाइकोजन होगा, और ऑप्शन में ग्लाइकोजन नहीं है तो वसा होगा, और दोनों ही ऑप्शन में है तो किसको प्रायोरिटी दोगे? ग्लाइकोजन को देना होगा। तो अगर पूछा जाए, देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि व्हाट इज द स्टोर्ड फूड ऑफ द प्लांट, पौधों का संचित भोजन या संग्रहित भोजन निम्नलिखित में से है, क्या बोलिएगा आप? स्टार्च। अगर आपसे पूछा जाता है कि जंतुओं का संचित भोजन या संग्रहित भोजन क्या है, तो ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ऑप्शन में नहीं है तो फैट। अगर दोनों ही ऑप्शन में हो तो किसको प्रायोरिटी देंगे? ग्लाइकोजन को देंगे। एक क्वेश्चन देखो, बार बार आप प्रीवियस ईयर में जाइएगा, रेलवे के जो भी एग्जाम्स हैं उनमें सभी में पूछा गया है कि कवकों का संचित या संग्रहित भोजन क्या होगा। तो कवकों का भी संचित या संग्रहित भोजन आपका ग्लाइकोजन ही होगा। अब ये ग्लाइकोजन क्या है, ये सब आगे आएगा, अभी याद कर लीजिए बस, है ना, ग्लाइकोजन। अब आ जाइए 6th क्लास की एनसीईआरटी पे। 6th क्लास की एनसीईआरटी आप पढ़िएगा तो वहां पे भुज्जू और पहेली टेस्ट कर रहे होते हैं मंड का, है ना। तो यहाँ पर जब मंड की बात चली है तो टॉपिक से थोड़ा हटकर हम यहाँ पर नोट करके लिख लेंगे कि टेस्ट ऑफ स्टार्च इज डन बाई, मंड का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? आप लोग चैट बॉक्स में उत्तर दीजिए। श्वेता बिल्कुल सही, आप प्रीति बहुत बढ़िया। नवनीत कुमार कहेंगे सर एक रिक्वेस्ट है आपसे कि केमिस्ट्री भी साइड बाय साइड स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, उस पर विचार करेंगे हम। हाँ, ग्लाइकोजन लीवर में बिल्कुल सही है, वो सब बातें हम बाद में करेंगे, है ना। चलिए, हाँ बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस, क्योंकि आप में जो वीओडी होगा ना वो आपके एग्जाम से ओरिएंटेड वीओडी होगा। ये नहीं कि किसी भी बैच से उठा के डाल दिया गया। विकास शर्मा जी, मंड का परीक्षण आयोडीन के द्वारा किया जाता है, निशान साहब ने जवाब दे दिया। ठीक है, हाँ प्रैक्टिस शीट तो रहेगी ना अपलोडेड उसमें। तो मंड का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? आयोडीन के द्वारा किया जाता है। तो मंड का परीक्षण आयोडीन के द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है उस पर जरा गौर कीजिएगा। देखिए, जैसे मान लिया कि किसी भी खाद्य सामग्री में, खाने वाली चीज में स्टार्च है कि नहीं है, अगर आपको ये पता करना है तो उस पर आप 2-3 बूंद आयोडीन का डाल दो। क्या डाल दो? 2-3 बूंद आयोडीन का डाल दो। आयोडीन डालने के बाद अगर कलर में चेंज आ गया, और कलर कैसा हो गया? ब्लू ब्लैक, गहरा नीला सा कलर हो गया, गहरा नीला सा कलर हो गया, ये इस बात का प्रमाण है कि उस खाद्य सामग्री में स्टार्च है। तो मंड का परीक्षण स्टार्च के द्वारा किया जाता है। जैसे ये मान लिया यहाँ पर हमने लिया है एक पील्ड पोटैटो, मतलब कटा हुआ आलू। क्या लिया है? कटा हुआ आलू लिया है। तो ये जो कटा हुआ आलू होगा वो थोड़ा सा ऐसा मतलब येलोइश कलर का, थोड़ा हल्का पीलापन लिए हुए होता है। आप इस पे क्या करेंगे कि इस पे जैसे ही आप 2-3 ड्रॉप आयोडीन का डालेंगे, 2-3 ड्रॉप आयोडीन का आप डालोगे, आप देखोगे कि इसका कलर चेंज होकर के कैसा हो गया है? ब्लू ब्लैक हो गया है। ब्लू ब्लैक, गहरा नीला, गहरा नीला। इसका मतलब क्या है कि आलू में क्या है? आलू में स्टार्च है। अब आप कहेंगे सर स्टार्च है क्या? तो अभी के लिए इतना जान लीजिए कि स्टार्च क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो हमें एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट है। कहाँ कहाँ मिलता है स्टार्च? तो अभी आपको दिखा दिया कि आलू, हम आलू खाते हैं, आलू में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है? स्टार्च। हम लोग चावल खाते हैं, हम लोग चावल खाते हैं, चावल में मुख्यतः क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है? स्टार्च। हम लोग गेहूं खाते हैं रोटी के रूप में, व्हीट मतलब गेहूं, गेहूं में भी मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट ही होता है। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है? स्टार्च। तो स्टार्च क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये स्टार्च प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आलू में, चावल में, गेहूं में। पीयूष सर की क्लास डाउनलोड नहीं हो रही है, तो डाउनलोड करने की क्या जरूरत है? हाँ बुक तो है, लेकिन अभी आउट ऑफ स्टॉक, अभी जो है लास्ट में मिल जाएगी आपको, मंथ के लास्ट में, है ना। आदित्य, बात आ रही समझ में? तो अभी थ्योरी पढ़िए, अभी इधर उधर ध्यान नहीं देना है। अभी सिर्फ बुक पे मत ध्यान दीजिए, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ कम से कम पहले उतना याद करिए, फिर मैं बताऊंगा आपको कि और इसके अलावा क्या करना है। साइंस और टेक की मैं ही तो ले रहा हूँ, दोनों साथ साथ ही चलेगा ना स्नेहल, अलग से थोड़ी ना चलेगा कि साइंस अलग से चलेगी टेक अलग से चलेगी। ये बात समझ में आ गई आपकी? बताइए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने क्या बातें सीखी हैं कि भाई स्टोर्ड फूड जो है वो पौधे का स्टार्च है, जंतुओं का ग्लाइकोजन और फैट है, कवकों का ग्लाइकोजन है, और मंड का परीक्षण आयोडीन के द्वारा किया जाता है। कैसे? कलर कैसा हो जाएगा? कलर कैसा हो जाएगा? गहरा नीला। तो आपने अभी क्या देखा? अभी आपने क्या देखा कि पौधे CO2 लेते हैं, पानी लेते हैं, ऊर्जा सूर्य प्रकाश से लेते हैं और बना लेते हैं अपना खाना ग्लूकोज, और हमें देते हैं जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन। तो पौधे अपने लिए तो खाना बना ही रहे हैं ग्लूकोज के रूप में, जो एक्स्ट्रा बच गया उसको स्टार्च के रूप में कन्वर्ट करके पत्तियों में, फलों में और आपके सब्जियों में जमा कर दिया, ताकि हम भी उसका फायदा लें। और साथ ही साथ हमें जिंदा रहने के लिए क्या दे रहा है? ऑक्सीजन भी दे रहा है। मतलब हमारा भला चाहने वाला दुनिया में कौन है?
पौधा ही है। आदमी तो आदमी की टांग खींचता रहता है। हर आदमी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशों में मसरूफ है ना। कोई जरूरत नहीं है किसी को नीचा दिखाने की। अच्छा, आपने देखा होगा आजकल के लोग अपने दुखों से कम दुखी होते हैं, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी होते हैं और एक दूसरे की टांग खींचने में लगे होते हैं। हमें पौधों से सीखना चाहिए, अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रख रहा है, ऐसा हमें भी होना चाहिए। और किसी को नीचा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लेकिन आप किसी को नीचा दिखाना ही चाहते हैं तो एक अच्छा तरीका है, वो आप यूज कीजिए। एक शायर कहते हैं कि धूप में जलिए खुद पेड़ों की तरह, दूसरों पर अपना साया कीजिए। धूप में जलिए खुद पेड़ों की तरह, दूसरों पर अपना साया कीजिए। गैर नीचा खुद ब खुद हो जाएगा, खुद को पहले उससे ऊंचा कीजिए, ना कि उसकी टांग खींचिए। तो अगर आप चाहते हैं कोई आपसे नीचा हो जाए तो अपना मकाम, अपना मर्तबा उससे बुलंद कर लीजिए, वो अपने आप नीचा हो जाएगा, उसकी टांग खींचने की जरूरत नहीं है। तो धूप में याद रखिएगा इस बात को, धूप में जलिए खुद पेड़ों की तरह, दूसरों पर अपना साया कीजिए। गैर नीचा खुद ब खुद हो जाएगा, खुद को पहले उससे ऊंचा कीजिए। इतना पढ़िए आप कि भाई सिलेक्शन हो जाए आपका। और जो लोग आज बैठने नहीं देते आपको, कल वो कुर्सियां देंगे आपके लिए लाकर, ठीक है। दर्द देंगे वो सिसकियां देंगे, दर्द देंगे वो सिसकियां देंगे, हम हैं कागज वो कैंचियां देंगे। जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब वो सूरज को गालियां देंगे। और आप जो बैठने नहीं देते, एक दिन आप कुर्सियां देंगे। ये जज्बा लेके पढ़िए कि आप जो बैठने नहीं देते, एक दिन आप कुर्सियां देंगे, ठीक है। तो इस जज्बे के साथ आपको क्या करना है, तैयारी करनी है। नाउ अब हम बात करेंगे, आते हैं मुद्दे पे। अभी इधर उधर की बातें चल रही थी, आपके एग्जाम में आप देखिएगा जो क्वेश्चन उठा के प्रीवियस ईयर का, तो देखिएगा टॉपिक से हटके बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं। टॉपिक से तो रहते हैं, टॉपिक से हटके भी रहते हैं। सवाल पैदा ये होता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है माय डियर फ्रेंड्स, वो कहां संपन्न होती है। वेयर डज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विल अकर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो कहां संपन्न होती है। क्लियर है, बात आ रही समझ में, ठीक है। अशफाक साहब, अंकित साहब, शिवम जी, ठीक है। पत्तियों में नहीं, जब ऐसा कोई आपसे पूछे ना तो एकदम आप शुरू से चलिएगा, ठीक है। जैसे आपसे कोई पूछे कि ठीक है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां संपन्न होती है, तो आप कहेंगे ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्या कहेंगे, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ध्यान से सुनिएगा, एकदम बेसिक चीजों से हम ऊपर उठेंगे। ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मैं ये मान के चल रहा हूं कि बायो आपको बिल्कुल भी नहीं आती, और आप जो है बायो एक बार पढ़ लीजिए, हर एग्जाम के लिए अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पौधे के हरे भागों में, पौधों के हरे भागों में, ठीक है। प्लांट का जो कोई पार्ट भी हरा है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। जैसे देखिए जब पतझड़ का मौसम आता है ना, तो पौधे किसी किसी पौधे से सारी पत्तियां झड़ जाती हैं, तब तो पौधे को भूख से मर जाना चाहिए। तो जब पौधे के किसी पौधे की टहनियों से, शाखाओं से सारी पत्तियां झड़ गई, तो फिर पौधा कैसे जीवित है। तो जो नई शाखाएं होती हैं पेड़ की, वो हरी रहती हैं और उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना। तो पौधे का जो कोई भाग भी हरा है ना, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पौधे का जो कोई भाग भी हरा है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है। हाँ, मैक्सिमम कहाँ होती है, तो पत्तियों में। चलिए, तो आपकी बात पे आ जाते हैं कि चलो हाँ जी, मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो पत्तियों में होगा। कहाँ होगा, पत्तियों में। चलो मान लेते हैं, ठीक है जी। पौधे के कोई भी भाग हरा है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण होगा। अधिकतम कहाँ होगा, तो पत्तियों में। लेकिन फिर मैं पूछूं कि पत्तियों में कहाँ, अब आप फंस जाओगे, है ना। मेन लीव्स में, रवि, वेरी गुड, ठीक है। बात आ रही समझ में, पत्तियों में। तो पत्तियों में कहाँ, तो पत्तियों में कहाँ, तो पत्तियों के सेल में, कोशिका में। आप पूछिएगा क्यों, क्यों बताओ। क्योंकि हमारा शरीर हो या पौधों का शरीर हो, किससे मिलकर बना होता है, सेल से मिलकर बना होता है। 8वां टॉपिक हमारा सेल ही आएगा। तो सेल क्या है, पौधे की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम सेल कहते हैं। कोई भी जीव है, पौधा हो या जंतु हो, किसी भी जीव का शरीर जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है, कोशिका से मिलकर बना हुआ है ना। और इसीलिए इसको शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई या कार्यात्मक इकाई कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। जैसे मैं बोलूं कि जिस बिल्डिंग में मैं हूं या जिस बिल्डिंग में आप हैं, उसकी रचना कैसे हुई है। बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, तो आपके सर ईंटें हैं, बहुत सारी ईंटों को मिलकर एक दीवार बना है, 4 दीवारों को मिलकर एक रूम बना है, और बहुत सारे रूम्स मिलकर बिल्डिंग बनी है। तो बिल्डिंग की रचना किसने की, ईंटों ने। तो ईंटें बिल्डिंग की रचनात्मक इकाई हो गई ना, स्ट्रक्चरल यूनिट हो गई। उसी तरह से शरीर की रचनात्मक इकाई कोशिका है। इसका मतलब हमारा शरीर या पौधे का शरीर कोशिका से मिलकर बना है। दूसरी बात, इसको फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि सारे फंक्शन भी यहीं पे होते हैं, सारे फंक्शन भी यहीं पे होते हैं। आप कहते हैं कि ये चीज हमारी बॉडी में हो रही है, दरअसल वो हमारे सेल में हो रही होती है। कहाँ हो रही होती है, सेल में। तो शरीर की रचना भी कोशिका से हुई और सारे कार्य भी कोशिका में होते हैं, इसलिए कोशिका को कहते हैं रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। तो अगर मैं पूछूंगा लीफ में कहाँ, तो लीफ की पत्तियों में होगा। पत्तियों में कहाँ, तो उसके लिए जरा ध्यान दीजिए। जैसे मान लेते हैं कि ये मान लिया कि कोई पौधा है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, और इस पौधे से जुड़ी है एक पत्ती। अब मैंने कहा कि हमारा शरीर या पौधों का शरीर छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, उसको हम क्या कहते हैं,
उसको हम कहते हैं सेल। तो ये है, मान लिया कि एक प्लांट सेल है, ये क्या है? प्लांट सेल, पादप कोशिका, पादप कोशिका, जिससे मिलकर पूरा शरीर बना हुआ है, जिससे मिलकर पूरा शरीर बना हुआ है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों की कोशिकाओं में होगी, पत्तियों में मौजूद कोशिकाओं में होगी। अब कोशिकाओं में कहा, तो मान लिया कि हम ये जानने के लिए इस एक प्लांट सेल को जूम कर देते हैं। तो अगर हम प्लांट सेल को जूम करेंगे तो क्या देखेंगे? इस प्लांट सेल को हमने जूम कर दिया, थोड़ा बड़ा बना के देख लेते हैं, है ना, जूम कर दिया। तो आप देखिएगा आगे हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट सेल में बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, उससे हमें मतलब नहीं है। प्लांट सेल में इस तरह की एक संरचना होती है छोटी सी, इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं गाइस? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, हरित लवक कहते हैं, हरित लवक कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है ना, वो प्लांट सेल के पादप कोशिकाओं के हरित लवक में संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पादप कोशिकाओं के हरित लवकों में संपन्न होती है, इसलिए हरित लवकों को कहा जाता है क्या? किचन ऑफ द सेल। क्या कहते हैं? किचन ऑफ द सेल, कोशिका की रसोई। क्या बोलेंगे गैस? कोशिका की रसोई कहेंगे। रसोई क्यों? क्योंकि यहाँ पे खाना बन रहा है। अरे भाई, प्रकाश संश्लेषण है क्या? पौधों में जो खाना बन रहा है उस प्रक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण। तो अब से अगर कोई आपसे पूछे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, तो कहेगा पौधे का जो कोई भाग भी हरा है उसमें होगा। मेनली कहाँ होता है? पत्तियों में। तो पत्तियों में कहाँ? तो पत्तियों की कोशिकाओं में। कोशिकाओं में कहाँ? तो कोशिकाओं के अंदर एक छोटा सा अंग है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो इस पॉइंट को जरा लिख लेते हैं हम लोग कि द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ अ प्लांट सेल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पादप कोशिकाओं के हरित लवकों में संपन्न होती है। पहले इस पॉइंट को लिखो, पहले इस पॉइंट को लिखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवकों में संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवकों में संपन्न होती है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ द सेल, के हरित लवकों में संपन्न होती है। इसी कारण कहा जाता है, दैट्स व्हाई क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो कॉल्ड किचन ऑफ द सेल। अपने शब्दों में एकदम लिखिए, जैसे मैं बोलूंगा वैसे लिख दूंगा, यहाँ पे नोट करिए। कल जो हमने इंट्रोडक्शन की क्लास ली है, स्टोमेटा आगे आएगा, अभी हमारे सेशन की खास आएंगे सारे, है ना, ले लिया। और अगले महीने अब आप जैसे अभी पूछ रहे थे कि भाई पौधे का रंग हरा क्यों होता है? ग्रीन कलर ऑफ प्लांट इज ड्यू टू, आगे आपके क्वेश्चन पे कौन थे, है ना, ग्रीन कलर ऑफ प्लांट इज ड्यू टू, पौधे का रंग हरा क्यों होता है, या पौधे के हरे रंग का कारण क्या होता है? तो उत्तर होगा हमारा क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन कलर ऑफ प्लांट इज ड्यू टू, उत्तर हमारा क्या हो गया? हरित लवक। क्या हो गया? हरित लवक। लेकिन यहां पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा जो पूरे बायोलॉजी में यूज होगा। देखिए, इस लिविंग वर्ल्ड में, इस सजीव जगत में, जहां कोई कलर है, जहां कोई रंग है, उसके पीछे कोई ना कोई पिगमेंट अवश्य है। बिना पिगमेंट यानी वर्णक का वर्ण यानी रंग नहीं हो सकता, है ना। पिगमेंट का मतलब अभी मोटा मोटी यहां पे समझ लो डाई। पिगमेंट का मतलब क्या समझ लो? डाई समझ लो। जैसे मान लिया कि किसी की जुल्फें सफेद हो रही हैं तो उससे डाई से रंगना होगा, है ना। दीवार रंगना है तो डाई का यूज करते हैं। तो बिना पिगमेंट का रंग नहीं हो सकता, बिना पिगमेंट का रंग नहीं हो सकता, ठीक है, बात आ रही समझ में? बिना पिगमेंट का रंग नहीं हो सकता, है ना, बात आ रही समझ में? किस बैच में क्लास चली गई अभिषेक? आप किस बैच में हैं? किसी दूसरे में तो क्लास नहीं चल रही है, बताइए अभिषेक, कौन सा बैच है आपका? कोई और बैच तो ऐड नहीं हो गया है? देखिए, त्वचा का रंग काला, आगे हम लोग लिखेंगे पिगमेंट कौन? मिलानिन। आपकी त्वचा में मिलानिन जो है एक पिगमेंट होता है, एक डाई होता है, जिसकी वजह से त्वचा का रंग काला होता है। जिसके त्वचा में मिलानिन ज्यादा होगा, मिलानिन ज्यादा होगा, उसका रंग काला होगा, और मिलानिन कम होगा, उसका रंग गोरा होगा। उसको अपने गोरेपन पर बहुत घमंड रहता है, हम गोरे हैं। ब्लड का रंग लाल, पिगमेंट कौन? हीमोग्लोबिन। टमाटर का रंग लाल, पिगमेंट कौन? लाइकोपीन। तो बिना पिगमेंट का रंग नहीं हो सकता। मैंने क्या कहा कि पौधे का रंग हरा है, इसका कारण है क्या? क्लोरोप्लास्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई क्लोरोप्लास्ट में भी कोई ना कोई पिगमेंट रहा होगा, है ना। तो इस क्लोरोप्लास्ट का रंग हरा है, इसका मतलब इसमें कोई पिगमेंट रहा होगा। उस पिगमेंट का नाम क्या है? क्लोरोफिल। क्या नाम है? क्लोरोफिल। क्या नाम है? क्लोरोफिल नाम है, ठीक है, क्लोरोफिल नाम है, ठीक है। अब ये क्लोरोफिल क्या है? तो क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है। क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन पिगमेंट है, हरे रंग का वर्णक है, हरे रंग का वर्णक है ना। एक ग्रीन कलर की डाई है जो क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर की डाई है, जो किसके अंदर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। तो ऐसे समझ लो ना कि क्लोरोप्लास्ट एक बैग है, उसके अंदर एक डाई भरी हुई है। कौन सी? क्लोरोफिल नाम का एक डाई भरा हुआ है। तो क्लोरोफिल के कारण क्लोरोप्लास्ट हरा, क्लोरोप्लास्ट के कारण पौधे हरे, पौधा हरा, और इन पौधों की वजह से संसार हरा और भरा, है ना। तो संसार में जो हरियाली है वो किसकी वजह से है? क्लोरोफिल की वजह से है। एक गाना सुना होगा आपने कि हम पे ये किसने हरा रंग डाला। हीरोइन कंफ्यूज्ड उस गाने में काफी। उत्तर कहाँ था? बायोलॉजी में था कि क्लोरोफिल के कारण क्लोरोप्लास्ट हरा, क्लोरोप्लास्ट की वजह से पौधा हरा,
और इन पौधों की वजह से संसार हरा और भरा। बात आ रही समझ में? इसी टाइम पे 2 क्लास चल रही है, ऐसा कैसे होगा? अब समझ में आया? पिगमेंट ऐसे काम करते हैं कि वो पर्टिकुलर वेवलेंथ को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, है ना? एक खास वेवलेंथ को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, बाकी सबको रिफ्लेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से उसका अपना एक खास रंग होता है। जैसे आप 11th क्लास की बायोलॉजी में जब पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, तो उसमें पिगमेंट और फोटो सिस्टम अलग से आपको पढ़ना है, और उसमें लिखा है कि पिगमेंट क्या करते हैं, रेंज ऑफ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं करते, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से उसका अपना रंग होता है। तो आज के सेशन को जो है हम यहाँ पे विराम देते हैं, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे इससे आगे की बातें, ठीक है? हमारे साथ संजीत कुमार हैं, है नित्य ऊर्जा कहाँ से लेते हैं, तो सूर्य के प्रकाश से। इस सूर्य प्रकाश को अवशोषित कौन करता है, पौधों की पत्तियों में रहता है एक चीज जिसका नाम है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या है ये हमने आपको बता ही दिया है कि एक डाई है जो लाइट को एब्जॉर्ब करती है और खाना बना लेता है अपना, कौन सा, ग्लूकोज, और हमें भी जिंदा रहने के लिए देता है ऑक्सीजन। क्या, ऑक्सीजन। अब देखिए सवाल, जैसे मैं आपसे एक सवाल बना दूं आपके एग्जाम में कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये जो लाइट एनर्जी है वो किस एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जैसे मैं एक सवाल बना दूं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सौर ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है, रासायनिक ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में मतलब हीट एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा में, बताइए। हाँ, 100% आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। आप प्रीवियस ईयर देखिएगा ना, मुझे पढ़ाने दीजिए, और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर्स जाकर देखिएगा, है ना? क्या नाम है, विशाल साहब, विशाल उदित जी, ठीक है? तो देखिए लाइट के हेल्प से क्या बन रहा है गाइस, ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्या है, केमिकल है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू व्हिच वन, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू क्या, केमिकल एनर्जी। ये एनसीईआरटी में लिख रखा है, ठीक है? 7th क्लास की एनसीईआरटी में लिख रखा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सौर ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होती है, रासायनिक ऊर्जा में, और फिर 11th क्लास की केमिस्ट्री में भी लिख रखा है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो देखो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां पे पूछा नहीं गया हो। अरे आज तक कोई भी एग्जाम वनडे का उठा लो, ये जरूर पूछा गया है कि जो क्लोरोफिल है आपका उसमें कौन सा धातु होता है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन में दे देता हूं आयरन, ऑप्शन में दे देता हूं कोबाल्ट, ऑप्शन में दे देता हूं आपको जिंक, और ऑप्शन में दे देता हूं मैग्नीशियम। बताइए क्लोरोफिल जिसकी वजह से पौधे का रंग हरा होता है, उसमें कौन सा धातु पाया जाता है, तो पर्णहरित में कौन सा धातु पाया जाता है। ये 4 ऑप्शन मैंने दे दिए। हाँ, साइंस लिखा है ना, जनरल साइंस बच्चा, निक्की वर्मा, तो जनरल साइंस में तो सब ना आ गया। जनरल साइंस में आप देखिए सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, आप गूगल पे जाइए ना, सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, जनरल साइंस, तो जनरल साइंस में सब आ गया ना, तो उसमें बायोलॉजी भी पढ़नी होगी, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी आता है साइंस में, ठीक है? हिस्ट्री और बायोलॉजी एक साथ कैसे चल सकती है? अगर ऐसा हो रहा है तो हम देखते हैं उसको। देखो आयरन पाया जाता है आपके हीमोग्लोबिन में, कोबाल्ट पाया जाता है आपके विटामिन B12 में, जिंक पाया जाता है, आगे एक हम लोग हार्मोन पढ़ेंगे इंसुलिन, इंसुलिन नाम का एक हार्मोन होता है उसमें पाया जाता है जिंक, तो बच गया कौन, मैग्नीशियम ना। तो याद कर लीजिएगा कि कोबाल्ट सॉरी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। तो ये सब हमें याद करते हुए चलना है। आप जानते हैं कि आपके एग्जाम्स में, आप लोगों के एग्जाम में टॉपिक से थोड़ा हट के ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं। तो क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, तो आप याद कर लेना कि मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। कुछ और पॉइंट हम लिख लेते हैं, जैसा कि अभी आपने देखा कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लिया, पौधे ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया, ऊर्जा कहां से लिया, तो सूर्य की किरणों से, बना लिया अपना खाना, और हमें जिंदा रहने के लिए दिया ऑक्सीजन, कि भाई तुम लोग भी ऐश करो। क्वेश्चन यहां से पूछा गया आपके एग्जाम में, देखिएगा प्रीवियस ईयर्स में जाइएगा, कि जो ऑक्सीजन निकलता है, एक्चुअली में ये क्वेश्चन सबसे पहले मेडिकल में पूछा गया और फिर उसको चुरा चुरा कर जितने भी वनडे एग्जाम है सब में पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये जो ऑक्सीजन निकलता है वो कहां से आता है, CO2 से आता है कि पानी से आता है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त होने वाला या निकलने वाला ऑक्सीजन आता है, ऑप्शन देता हूं, पानी के माध्यम से, कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से, उपर्युक्त दोनों के माध्यम से, इनमें से किसी के माध्यम से नहीं। गेस करिए, निकी गेस कीजिए, शिबा, अमन, तंवर, बताइए। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा कि भाई पानी से आता है। कैसे आता है वो आगे हम आपको दिखाएंगे। तो ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त होने वाला या निकलने वाला ऑक्सीजन जल के माध्यम से आता है, जल के माध्यम से आता है, जल के माध्यम से आता है। उसके बाद देख लीजिए
उसके बाद देख लीजिए कि व्हाट वेवलेंथ ऑफ लाइट आर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद कर लीजिएगा। और इसी से एक जो है पॉइंट और रिलेट मैं करने वाला हूं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो प्रकाश अवशोषित हो रहा है उस प्रकाश का वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य कितना होगा। तो इसको रट लेना है आपको कि भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो लाइट यूज होगा उसका वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर के बीच होना चाहिए, या 4000 से 7000 एंगस्ट्रम के बीच होना चाहिए। एंगस्ट्रम में क्या होगा 4000 से 7000, नैनोमीटर में क्या होगा 400 से 700 नैनोमीटर। यहां पर देखो एनएम लिखा हुआ है, एनएम का मतलब क्या हुआ नैनोमीटर, एनएम का मतलब क्या हुआ नैनोमीटर। और यहां पर ए के ऊपर जीरो लगा हुआ है, इसको क्या पढ़ते हैं एंगस्ट्रम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं एंगस्ट्रम पढ़ते हैं। तो अगर पूछा जाए कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश अवशोषित हो रहा है तो अवशोषित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होगा, तो 4000 से 7000 एंगस्ट्रम या 400 से 700 नैनोमीटर। यानी अगर प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 700 नैनोमीटर से ज्यादा है तो भी प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, 400 से कम है तो भी प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। किसके बीच होना चाहिए 400 से 700 नैनोमीटर। और यही हमारा दृश्य प्रकाश है ना, इतना ही लाइट हमें दिखता है तो इसी को हम विजिबल लाइट कहते हैं। तो हमारी आंखें इसी बीच वाले लाइट को देख पाती हैं, तो यही हमारा दृश्य प्रकाश है। यानी दृश्य प्रकाश में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, है ना। जो लाइट हमें दिख रही है ना उसी में प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। तो एक सवाल मैं यहां से रिलेट कर रहा हूं एक पॉइंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है, प्रीवियस ईयर का सवाल है, देखिएगा जाके क्वेश्चन बैंक में, कि क्या कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही होगी, बताइए। ज्योतियांशी पाठक, सही नाम लिया मैंने जो आपने लिखा है, ज्योतियांशी पाठक, यही नाम है आपका, हाँ आपका कमेंट आ रहा है। तो क्या कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव है, यस और नो, यस और नो। क्या कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव है, तो आप कहेगा सर देखो प्रकाश संश्लेषण के लिए कितना चाहिए, ये 400 से 700 नैनोमीटर चाहिए ना, और यही क्या है विजिबल लाइट है, यही आपका दृश्य प्रकाश है। मतलब जो दिख रहा है उसमें ये वाला रेंज है, बस पौधे को इतना चाहिए। अब वो नेचुरली आ रहा है कि आर्टिफिशियली आ रहा है उससे मतलब नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कृत्रिम प्रकाश में संभव है ना। तो कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना। ये छोटा सा सवाल है लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाएंगे। जैसे संगीता ने बोला कि नहीं होगा, है ना बाकी बोल रहा है कि हो रहा है। सर लाइव क्लास है, बिल्कुल लाइव क्लास है, तभी तो आपका नाम हम बोल पा रहे हैं। शशांक सिंह कह रहे कि सर समझ में नहीं आया। देखिए समझाता हूँ शशांक, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि देखो कि प्रकाश जो आ रहा है ना, तो प्रकाश का तो रेंज बहुत सारा है ना, वो कितना रेंज है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होना चाहिए, 400 से 700 नैनोमीटर के बीच अगर है लाइट का वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य उसी में होगा। 400 से कम है या 700 से ज्यादा है, 700 से ज्यादा है अगर प्रकाश की वेवलेंथ, जैसे कि इंफ्रारेड रेज की जो वेवलेंथ है वो 700 से ज्यादा होती है, और आपकी जो अल्ट्रा वायलेट है उसकी 400 से कम होती है, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। अच्छा इतना ही लाइट हमें दिखाई देती है, वो लाइट जिसकी तरंग दैर्घ्य 400 से 700 नैनोमीटर है वही दिखाई देती है ना। तो कोई लाइट अगर दिख रही है इसका मतलब उसमें ये रेंज है, तो इसमें दिख रही है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। अब इस सवाल को देखो जरा, समझो इस पॉइंट को समझो। जैसे मैं कहूं कि प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक किस रंग के लाइट में होगी, ये प्रीवियस ईयर का सवाल है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के लाइट में सर्वाधिक होगी, किस रंग के लाइट में सर्वाधिक होगी प्रकाश संश्लेषण की दर। तो प्रायोरिटी वाइज मैं लिख दे रहा हूं व्हाइट लाइट। अगर ऑप्शन में व्हाइट लाइट है, श्वेत प्रकाश है, तो सबसे पहले हम इसी को प्रायोरिटी देंगे। क्यों, ये जो व्हाइट लाइट है इसमें 7 रंग होते हैं, 7 रंग मिलकर व्हाइट लाइट बनता है। ये अगर ऑप्शन में नहीं है तो रेड प्लस ब्लू। अगर हम लाल और नीले रंग को मिलाकर, लाल और नीले रंग को मिलाकर अगर हम क्या करते हैं डालते हैं पौधे पर, तो प्रकाश संश्लेषण की दर अचानक बढ़ जाती है। और ये भी ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो जाएगा, रेड लाइट, लाल रंग के प्रकाश में, लाल रंग के प्रकाश में। नहीं आया समझ में, चलो एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लेके समझाता हूं। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है या सर्वाधिक होती है, मैंने ऑप्शन दे दिया ग्रीन लाइट, रेड लाइट, ब्लू लाइट, येलो लाइट। बताओ उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा। हरे रंग के प्रकाश में लाल रंग के प्रकाश में, नीले रंग के प्रकाश में, पीले रंग के प्रकाश में। अब बताइए, ठीक है। तो इसको समझना नहीं है, इस सब चीजों को याद रखना है। इसमें समझना क्या है, हमें याद रखना है कि क्या प्रकाश संश्लेषण की दर कृत्रिम प्रकाश में, ये वाला जो लाइट है उसमें हो सकती है, तो बोलिएगा हो सकती है। याद कर लेना है इन चीजों को, विद्वान नहीं बनना आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका क्या, आपका हो जाएगा रेड। लेकिन चलो अब ऑप्शन मैं चेंज करता हूँ, क्वेश्चन सेम है कि प्रकाश संश्लेषण की दर मैक्सिमम होती है रेड, व्हाइट, ग्रीन, येलो। अब बोलो
अब मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया, क्वेश्चन सेम है हमारे पास कि प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है, प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है, तो बच्चे ने पढ़ लिया था कि अच्छा प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज्यादा होती है रेड में, फिर से बच्चा लगाया रेड, उत्तर हो गया गलत। अब उत्तर हमारा क्या होगा? व्हाइट। सोचना चाहिए कि व्हाइट रंग में सभी रंग होते हैं ना, तो अब उत्तर हमारा व्हाइट हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? अब व्हाइट होगा। रोशन सिंह जी बिल्कुल सही है, श्वेत रंग के प्रकाश में। तो ऐसी चीजों को याद रखना है, इसमें मतलब क्या है इतना कुछ, है ना? ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं बनाना है आपको, जो चीज समझ में ना आए उसको याद कर लीजिए, उसके लिए मलाल नहीं करना। आपको बायोलॉजिस्ट नहीं बनना, आपको तो एग्जाम निकलना है ना, ऑफिसर्स बनने हैं, एग्जाम निकलना है आपको। उसके बाद रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मिनिमम किस में होती है? तो ग्रीन लाइट में होती है, याद कर लेते हैं हम लोग। न्यूनतम कब होती है? हरे रंग के प्रकाश में, हरे रंग के प्रकाश में, है ना? तो न्यूनतम किस में होती है? हरे रंग के प्रकाश में, इसको याद रख लेना है। ठीक है जी, कोई दिक्कत? अच्छा, एक पॉइंट और मैं बताने जा रहा हूं आपको, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन के इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है ना? ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन दे देता हूं प्लांट्स, पादप, पौधा। दूसरा ऑप्शन दे देता हूं एल्गी। देखो छोटा छोटा सवाल है, लेकिन आपको एग्जामिनर फंसा देगा, ठीक है? इसको हल्के में मत लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी अर्थात नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। एंड सपोज इन फोर्थ ऑप्शन वी हैव ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइटा के पौधों के द्वारा। नाउ टेल मी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में, इस कायनात में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? पौधों के द्वारा, शैवालों के द्वारा, नील हरित शैवालों के द्वारा, ब्रायोफाइटा के द्वारा। अब बताइए। तो अब हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा क्या? एल्गी। क्या हो जाएगा गाइस? ऐसे याद रख लेना है कि एल्गी यानी शैवालों के द्वारा। आप कहेगा सर पौधा क्यों नहीं लिखा आपने? तो देखिए, अगर ऑप्शन में शैवाल नहीं रहता तो हमारा उत्तर पौधा हो जाता, हमारा उत्तर पौधा हो जाता निश्चित रूप से, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि इस पृथ्वी का लगभग 70% भाग क्या है? जल है। 70% भाग क्या है? जल है। और इस जल में आपने देखा होगा जल की सतह पे हरा हरा काई जैसा तैरता रहता है, वो क्या है? वही तो अलगी है। अरे आपके घर के आसपास चापाकल होगा, वहां पे नमी सी हो गई होगी, तो काई जैसा जो लग जाता है वो एल्गी है कि नहीं है? तो इसलिए हमारा यहाँ पे उत्तर एल्गी हो गया। और एल्गी ऑप्शन में नहीं होता तब तो पौधा हो ही जाता, तब तो पौधा हो ही जाता। ठीक है, नील हरित शैवाल हम आगे पढ़ेंगे। नील हरित शैवाल शैवाल नहीं होता, ये जीवाणु होता है। रवि कुमार बिल्कुल आपका कमेंट आ रहा है, क्यों नहीं आएगा? आपसे दुश्मनी है क्या? सारे बच्चे का कमेंट आ रहा है। कृष्णा यादव, कृष्णा रघुवंशी, रवि कुमार, नीतीश कुमार, मिस्टर शमशाद, विशाल, बहुत सारे बच्चों ने सही उत्तर किया है। जैसे विशाल और शमशाद साहब ने सही उत्तर किया है। रवि आपका उत्तर था ऑप्शन नंबर 2, मतलब हाँ बिल्कुल सही है गाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रवि, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, कीप इट अप। अच्छा, इसी क्वेश्चन को दूसरे लहजे में पूछ रहा हूं मैं, दूसरे अंदाज में पूछ रहा हूं। क्वेश्चन सेम है जी, अंदाज देखो बदल गया। मैंने क्या पूछ लिया आपसे? सपोज करो, मान लिया एग्जाम में भी हो सकता है ये आपसे, ये प्रीवियस ईयर का अभी तक नहीं पूछा आपसे, ये पूछा गया है आपके रेलवे के एग्जाम में। रेलवे के एग्जाम में पूछा गया कि पृथ्वी को सबसे अधिक ऑक्सीजन किसके द्वारा प्राप्त होता है? सेम ऑप्शन दिया मैंने, उत्तर करो आप। ठीक है, एल्गी की खोज करने का श्रेय किसी को नहीं जाता। हाँ, एल्गी की स्टडी को क्या कहते हैं? तो फाइकोलॉजी कहते हैं। सलोनी बिल्कुल आ रहा है आपका कमेंट, प्रीति बिल्कुल आ रहा है। अविरल यादव कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम लाइव क्लास ले रहे हैं, तो आज ये दूसरी ही क्लास है, मतलब तीसरी क्लास है, एक तो इंट्रोडक्शन का लिया मैंने बच्चा। ठीक है, तो अगेन आपका उत्तर क्या हो जाएगा? एल्गी। अरे भाई, जब सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण एल्गी करता है तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन भी एल्गी ही देगा ना, एल्गी देगा। क्या ये जितनी बातें हमने डिस्कस की वो सब याद हो गया? याद करना है। ऋतु यादव हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। संगीता, रीना, जांगर, मनीष कुमार, विशाल, रोशनी सिंह, अंशु ठाकुर, सुभाष बेरा, रवि, रोशनी, ऋतु, मुकेश कुमार कुशवाहा, रोशनी बिल्कुल आ रहा है आपका कमेंट। चलो, ये तो हम इधर उधर की बातें अभी हम लोग देख रहे थे, आते हैं प्रकाश संश्लेषण पे। प्रकाश संश्लेषण पे वापस लौट रहे हैं गाइस। आप लोगों के एग्जाम में टॉपिक से क्वेश्चन कम, इधर उधर से ज्यादा। हेडिंग डालिएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। आते हैं कि भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सच में होती कैसे है जी। प्रिंस, निशांत सिंह, मंगला वर्मा, बहुत सारे लोग जुड़े हुए भाई साहब। एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी कहते हैं। एल्गी की पढ़ेंगे हम लोग, एल्गी जब डिटेल से पढ़ेंगे ना क्लासिफिकेशन में, तो एल्गी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। कवक की स्टडी को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, एल्गी का अध्ययन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो 2 चरणों में संपन्न होती है, या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को 2 चरणों में बांटा गया है ताकि मतलब अध्ययन को आसान किया जाए। प्रकाश संश्लेषण का पहला चरण कहलाता है प्रकाशीय अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन। प्रकाश संश्लेषण का दूसरा चरण कहलाता है अप्रकाशीय अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन। देखो यहां से क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम्स में, देखिएगा। अब देखिए, क्या यहां से क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर?
अभी 2 ही लाइन मैंने लिखा है, क्या यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है, और ऐसा क्वेश्चन बना देगा कि आप जो है फंस जाएंगे। कैसे? देखो, जैसे कि मैंने कहा कि लाइट रिएक्शन होता है दिन में, ठीक है? देखना, क्वेश्चन देखना आप लोग। तो सिर्फ हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम ये भी देखते चलेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बना सकता है एग्जामिनर, है ना? दिमाग से खेलना पड़ेगा ना एग्जामिनर के, तब हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो दिन के समय होती है क्या? लाइट रिएक्शन। तो आप मुझे ये बताइए कि डार्क रिएक्शन कब होगा? ऑप्शन दे देता हूं मैं। डार्क रिएक्शन होगा दिन के समय केवल, डार्क रिएक्शन होगा रात्रि के समय केवल, रात और दिन दोनों में संभव है, ये नाइट और डे दोनों में संभव है, नन ऑफ दीज। रिस्पॉन्ड करिए, मैं देख रहा हूं चैट बॉक्स आपका, जल्दी बताइए। सर्वेश कुमार यादव जी हमारे साथ तशरीफ ला चुके हैं। प्रिंस कुमार कह रहे हैं कि इनकलाब जिंदाबाद। क्यों भाई, अभी क्यों इनकलाब करना है? एग्जाम में इनकलाब करना है, जिंदाबाद। पीरू सचान हमारे साथ हैं। पैपून मोहरान कह रहे हैं कि सर ड्यूटी जाना होता है इसलिए रिकॉर्डेड देखते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, तो ये भी दिन में होती है गाइस। देखो मैंने कहा ना, फंसा सकता है एग्जामिनर, एग्जामिनर हमारा दुश्मन है, तो हमें उसके दाव पेच को समझना होगा। ये भी दिन में ही होती है। तो आप कहेंगे सर इसको फिर डार्क क्यों बोल रहे हैं, दिन में होती है? तो देखो, इसको लाइट रिएक्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें लाइट डायरेक्ट यूज होता है, प्रकाश इसमें यूज हो रहा है, लेकिन इस प्रक्रिया में लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए इसे डार्क रिएक्शन करें। डार्क रिएक्शन कहने का ये कतई मतलब नहीं है कि ये रात के अंधेरे में होता है, रात के अंधेरे में होता है। तो उत्तर क्या होगा? ये भी दिन में होगा। कैसे होगा? आगे हम आपको दिखाएंगे कि जब तक लाइट रिएक्शन नहीं तब तक डार्क रिएक्शन नहीं, है ना? लाइट रिएक्शन में जो चीज बनेगी वो जाके डार्क रिएक्शन में यूज होगी, इसलिए दोनों ही प्रक्रियाएं दिन में होती हैं गाइस, दिन में होती हैं, ठीक है? प्रीति ने लिखा कि इसमें प्रकाश की जरूरत नहीं होती। एब्सोल्युटली राइट। उजाला जायसवाल कह रहे हैं कि हम भी न्यू स्टूडेंट हैं आगे। चलिए बहुत अच्छा है, ठीक है, दिन में होती है ना नितिश, वेरी गुड। नाउ अब देखिए ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में एक्चुअली हो क्या रहा है, उस पर जरा गौर कीजिए आप, फिर हम इसको लफ्जों में भी लिखेंगे। पहले इशारों में समझिए कि हम कहना क्या चाहते हैं। देखिए यहाँ पे फोकस करिएगा बिल्कुल मेरी तरफ, आपके घर में कोई आ जाए ध्यान नहीं देना है उसकी तरफ, खास करके जो गर्ल्स हैं वो अभी ध्यान देंगे। होता है क्या, उनके घर में अब कोई मेहमान आ गया, कोई गेस्ट आ गया, तो उनकी मम्मी कह देती है चलो थोड़ा चाय बना लो ना, अभी बाद में देख लेना। तो मैं मम्मियों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि पढ़ने के दौरान अपने बच्चों को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है? चाय वाय आप खुद बना लें गेस्ट वगैरह के लिए, ठीक है? चलिए, तो होता क्या है देखिएगा जरा, ये कार्बन डाइऑक्साइड लिया पौधे ने, पानी लिया जड़ों से, और क्या किया, ऊर्जा कहाँ से ली? तो आपने कहा सर ऊर्जा तो ये सनलाइट से ही लेता है, एलपीजी सीएनजी थोड़ी जलाएगा, तो ये ऊर्जा लिया सनलाइट से, ठीक है? अच्छा, इसको एब्जॉर्ब किसने किया? इस सनलाइट को अवशोषित करने वाला भी कोई होना चाहिए ना। तो पत्तियों में क्या है? कोशिका है, कोशिका में क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में बताया है कल क्लोरोफिल है। अब देखो जो बच्चे आज डायरेक्ट एंट्री मारे हैं बच्चे, वो पिछला क्लास जरूर देख लेंगे, है ना? क्योंकि हमारा सारा टॉपिक एक दूसरे से लिंक्ड होगा। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जैसे मान लिया कि कल का लेक्चर आपने नहीं देखा, ठीक है, और आज आप चले आए हैं अचानक, तो अब आपको रिलेशन समझ में नहीं आएगा कि ये क्लोरोप्लास्ट क्या है और क्लोरोफिल क्या है, तो थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन हो सकती है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर कोई लेक्चर आपका छूट गया है तो अगले लेक्चर में आने से पहले उसको जरूर देख लीजिए, फास्ट फॉरवर्ड करके भी, लेकिन देख करके आइएगा, अदरवाइज थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बायोलॉजी है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो इस लाइट को एब्जॉर्ब किया किसने? क्लोरोफिल ने, और क्लोरोफिल ने इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो आप अगर कोई आपसे पूछता है कि क्लोरोफिल का काम क्या होता है, तो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना और इसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो क्लोरोफिल ने लाइट को क्या किया? जमा कर लिया, इकट्ठा कर लिया, और इस एनर्जी से पानी को तोड़ दिया। इस एनर्जी से पानी को देखो तोड़ देगा। अच्छा, पानी किससे मिलकर बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो टूटेगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना। तो पानी टूटा कैसे? इस एनर्जी से पानी टूट गया, और क्या बना देखो ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन बना है ना, यही आपका चला गया है कहाँ पर? एनवायरनमेंट में चला गया। तो ये ऑक्सीजन चला गया आपके कहाँ पर? एनवायरनमेंट में। तो देखिए आपने अभी अभी तो पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त होने वाला हाइड्रोजन कहाँ से आता है? तो आपने कहा सर पानी से आता है ना? तो ये ऑक्सीजन कहाँ चला गया? वायुमंडल में चला गया। यही है लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में देखो क्या हो रहा है, लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है कि क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, इस एनर्जी से पानी टूट गया, पानी टूटा तो क्या बना? हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ चला गया? एटमॉस्फेयर में। दिस इज योर लाइट रिएक्शन, यही है लाइट रिएक्शन। अब क्या होगा? डार्क रिएक्शन होगा। डार्क रिएक्शन में क्या होगा? देखिए डार्क रिएक्शन में क्या होगा कि लाइट रिएक्शन के दौरान ये जो हाइड्रोजन बना है ना, ये हाइड्रोजन CO2 से मिलेगा, कंबाइन करेगा, और क्या बना लेगा? C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज बन गया। देखो पूरा हुआ, आया समझ में? तो हाइड्रोजन जो लाइट रिएक्शन में बना है वो CO2 से कंबाइन करके ग्लूकोज बनाएगा। इसी प्रक्रिया को हमने नाम दिया है क्या? क्या नाम दिया है? तो डार्क रिएक्शन, अर्थात अप्रकाशीय अभिक्रिया। बातचीत आ रही है समझ में? जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, बातचीत कर रहे हैं, समझ लीजिए। आई बात समझ में? तभी तो मैंने कहा था कि जब तक लाइट रिएक्शन नहीं तब तक डार्क रिएक्शन नहीं। लाइट रिएक्शन होगा तभी हाइड्रोजन बनेगा, और ये हाइड्रोजन CO2 से कंबाइन करके ग्लूकोज बना लेगा। बात आ रही है समझ में? तो ये होता है लाइट रिएक्शन में और डार्क रिएक्शन में। क्या इसमें जो लिखी हुई बात है वो सबको दिमाग में सेट हो गई? बताओ। बहुत बढ़िया प्रीति, बहुत अच्छा।
अभिषेक ठाकुर कह रहे हैं कि समझ में नहीं आया सर, रिपीट कर दीजिए। चलिए अभी रिपीट करता हूँ बच्चा, देखिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, फिर से देखिए। मैंने क्या कहा अभी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे पहले क्या होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता क्या है कि CO2 जो है वो पानी से रिएक्शन करता है और क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन निकलता है। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो गई, यही तो है। लेकिन मैंने क्या बोला कि ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये डायरेक्ट नहीं होती, ये 2 चरणों में संपन्न होती है। कैसे संपन्न होती है? तो आपने कहा सर सबसे पहले पता है क्या होता है, लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन में क्या होता है, ये एनर्जी सनलाइट से आई और इस सनलाइट को एब्जॉर्ब किया किसने, क्लोरोफिल ने। क्लोरोफिल ने इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, ठीक है, और इस एनर्जी से पानी को 2 भागों में तोड़ दिया। पानी टूटा, क्या क्या बना, हाइड्रोजन बना, ऑक्सीजन बना। ये ऑक्सीजन कहाँ चला गया, बाहर निकल गया, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चला गया। अब ये हो गया आपका लाइट रिएक्शन। क्लोरोफिल ने एनर्जी एब्जॉर्ब किया जिसकी वजह से पानी 2 भागों में टूटा, बना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ चला गया, एटमॉस्फेयर में। दिस इज लाइट रिएक्शन। अब क्या हुआ कि लाइट रिएक्शन के दौरान ये जो हाइड्रोजन बना है ना, ये CO2 से मिलेगा और क्या बनाएगा, C6H12O6। देखिए ग्लूकोज में क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन CO2 में है, हाइड्रोजन यहाँ से आ गया, क्या बन गया, ग्लूकोज। ये कहलाया डार्क रिएक्शन। क्या कहलाया, डार्क रिएक्शन। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में क्या होती है, संपन्न होती है। पहले चरण में लाइट यूज हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया। तो लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है कि एनर्जी ली गई है, ऊर्जा ली गई है सूर्य प्रकाश से, और इस सूर्य प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित किया, पकड़ लिया, जमा कर लिया किसने, क्लोरोफिल ने। और इस ऊर्जा की सहायता से पानी को तोड़ दिया, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन चला गया एटमॉस्फेयर में। दिस इज लाइट रिएक्शन। अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा गाइज, है ना। ये जो लाइट के हेल्प से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना है, मतलब पानी टूटा है, इस प्रक्रिया का एक नाम रखा गया है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, या इसी को हम लिख सकते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जल का प्रकाश विच्छेदन। इस प्रक्रिया का नाम क्या है, जल का प्रकाश विच्छेदन, या जल का टूटना या जल का अपघटन। स्प्लिट होना मतलब क्या होता है, टूटना। आप कहेंगे सर ऐसा नाम क्यों दिया आपने, तो देखो फोटो मतलब क्या होता है, लाइट, और लाइसिस मतलब क्या होता है, टूटना, ऑफ H2O का, यानी पानी का लाइट की मदद से टूटना। इस घटना का नाम क्या दिया गया है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर या स्प्लिटिंग। स्प्लिट मतलब क्या होता है, टूट जाना, है ना। तो अब समझ में आया, बताओ। तो इसको हम लिख देते हैं, जो इसमें दिख रहा है ना, इसको पॉइंट वाइज लिख देते हैं तो समझ में आ जाएगी बात। कोई शक नहीं है ना। तो चलिए अब लाइट रिएक्शन को जरा हम देख लेते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं लाइट रिएक्शन, तो वहां पे जो दिख रहा है ना उसको लिख लेते हैं ना पॉइंट वाइज, तो समझ में क्लियर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई लाइट रिएक्शन यानी प्रकाशीय अभिक्रिया दिन में के रात में, बोलो, बोलते चलो मेरे साथ, दिन में। कब होगा, दिन में होगा। क्या इसमें लाइट यूज होगा, आप कहेंगे यस सर इसमें प्रकाश जो है वो अवशोषित होगा। मैंने कहा ठीक है सर, प्रकाश अवशोषित होगा। इस प्रक्रिया को एक और नाम दिया गया है, उस नाम को जरा याद रख लीजिएगा कि लाइट रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड हिल रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को एक और नाम दिया गया है हिल अभिक्रिया, हिल रिएक्शन। क्यों, जैसे मैंने अभी आपके सामने बताया ना कि लाइट रिएक्शन में ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। ये बात दुनिया को पहली बार किसने बताया, एक साइंटिस्ट ने, जिसका नाम क्या था, हिल था। इसीलिए इसको हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, फिर मैं तीसरा सवाल आपसे पूछता हूं कि ये लाइट रिएक्शन कहां होगा, तो आप कहेगा सर ये क्या बेहुदा सवाल है। लाइट रिएक्शन प्रकाश संश्लेषण का चरण है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां संपन्न होती है, हरित लवक में। तो लाइट रिएक्शन भी कहां होगा, हरित लवक में होगा। ठीक है, तो आप कहेगा सर ये हरित लवक में संपन्न होगा। ठीक है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे पूछ दूं कि भाई साहब हरित लवक में कहां, अब आप फंस जाओगे। अभी देख रहे हो ना कि आप लोग एग्जाम का जो पैटर्न है सारे एग्जाम का थोड़ा सा बढ़ा दिया है, खास करके साइंस में। साइंस में जो पहले एग्जाम हुआ करते थे, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे आपका कोई भी PCS का एग्जाम ले लो, यूपी PCS का, RO ARO का एग्जाम ले लो, लेखपाल का, कोई भी एग्जाम ले लो, 1 ऑप्शन करेक्ट वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते थे। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो अब आपको थोड़ा सा इस अंदाज में पढ़ना पड़ेगा, हमने थोड़ा सा चेंज किया है ना, पैटर्न को देखते हुए। और हमने जो अपने यूट्यूब चैनल पे जो क्वेश्चन भी डाला है वो लेटेस्ट पैटर्न को देखते हुए डाला है। अब क्लोरोप्लास्ट में कहा, तो इस चीज को हम स्टॉप करके थोड़ा सा चलते हैं, नोट करके लिख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट की संरचना के बारे में थोड़ा हम आपको बताना चाहते हैं, फिर इस स्लाइड पे हम वापस आएंगे। यहाँ पे हम कहानी को रोकते हैं, फ्लैशबैक में चलते हैं। अभी इतना याद रखना है कि लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, याद कर लिया। दिन में होता है, इसमें प्रकाश की जरूरत होती है। ये प्रक्रिया कहां होगी, तो क्लोरोप्लास्ट में होगी, है ना। लेकिन मैं अब बताने जा रहा हूं कि भाई अगर पूछ ले अंदर जाकर के क्लोरोप्लास्ट में कहां, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा, नोट करके लिख लेते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक की संरचना, क्या देखने जा रहे हैं गाइस, हरित लवक की संरचना। देखो मजा आ जाएगा। अब जितना भी क्वेश्चन डीप कर ले, जितना भी एग्जामिनर आपको घुमा फिरा दे, जितना भी कंफ्यूज करने की कोशिश कर ले, वो आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएगा, मेरा दावा है ये।
अगर आपने इस अंदाज में पढ़ लिया जैसे मैं आपको बतला रहा हूं। हमने आपसे कहा था कि ये मान लिया कि पेड़ की एक शाखा है, इससे लगी है एक पत्ती। हमारा शरीर या पौधों का शरीर किससे मिलकर बना हुआ है? तो कोशिकाओं से। तो ये पत्तियां भी कोशिकाओं से मिलकर बनी होगी। इसमें से एक कोशिका को हमने निकाल लिया, ये आपका एक प्लांट सेल है ना? ये क्या है आपका? मान लिया ये है एक प्लांट सेल, पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका। तो ये एक प्लांट सेल है और इस प्लांट सेल को हमने थोड़ा सा जूम कर दिया, इसमें से एक प्लांट सेल को जूम कर दिया। तो हमने देखा कि प्लांट सेल कुछ ऐसा दिखता है जी, हेक्सागोनल टाइप का, षटकोणीय संरचना। और इस प्लांट सेल में इस तरह का एक अंग है, छोटा सा नन्हा सा। इस अंग का नाम आपने क्या रखा था कि भाई ये क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक है ये। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पादप कोशिकाओं के हरित लवकों में संपन्न होती है। पिछला क्लास याद कीजिए। इसी कारण हरित लवक को कोशिका की रसोई कहते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस क्लोरोप्लास्ट को फिर से जूम कर रहा हूं और देखने की कोशिश कर रहा हूं कि ये क्लोरोप्लास्ट दिखता कैसा है ना? तो जब आप क्लोरोप्लास्ट को जूम करेंगे तो देखेंगे कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है 2 झिल्लियों से घिरी हुई संरचना है। कितनी झिल्ली से घिरी हुई है? 2 झिल्ली से। तो जो बाहर वाली झिल्ली है वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी आउटर मेम्ब्रेन। क्या कहलाएगी? मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, बाह्य झिल्ली। अरे बाहरी वाली क्या कहलाएगी? बाह्य झिल्ली। उसके नीचे जो है वो कहलाएगी इनर मेम्ब्रेन, यही तो कहलाएगी आंतरिक झिल्ली। तो इसमें क्या है समझने में? आसानी से हम समझ सकते हैं कि जो बाहर है वो बाहरी झिल्ली या बाह्य झिल्ली, जो उसके नीचे है वो आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली के नीचे ये जो जगह है ना, स्पेस है, उस स्पेस का नाम दिया गया है। इस स्पेस का नाम क्या है? एस्ट्रोमा। क्या नाम है? एस्ट्रोमा। एस्ट्रोमा क्या है? आंतरिक झिल्ली के नीचे ये जो जगह है ना, इसको एस्ट्रोमा कहते हैं, या शुद्ध हिंदी में इसको पीठिका कहते हैं। और इस पीठिका के अंदर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स, एक सिक्के जैसी संरचना है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को थाइलेक्विड कहते हैं। क्या कहते हैं? थाइलेक्विड। हिंदी में भी ऐसा लिखा मिलेगा, थाइलेक्विड। अब देखिए बच्चों के हाथों में अगर आप ढेर सारे सिक्के दे दोगे तो एक के ऊपर एक रख के ऐसे अरेंज करके वो खेलना शुरू कर देगा। तो एक सिक्के को हम क्या कर रहे हैं? एक सिक्के जैसी संरचना को हमने क्या नाम दिया है? थाइलेक्विड। ठीक है, ये थाइलेक्विड एक के ऊपर एक रखे हुए रहते हैं और थाइलेक्विड का एक बंच, एक समूह, एक ग्रुप बन जाता है। तो इस थाइलेक्विड के बंच को नाम देते हैं क्या? ग्रैनम। क्या नाम देते हैं? ग्रैनम। क्या नाम देंगे? ग्रैनम नाम देंगे। इस तरह से ढेर सारे ग्रैनम रहेंगे इसके अंदर। ऐसे एक है थाइलेक्विड, थाइलेक्विड के समूह को क्या बोल रहे हैं? ग्रैनम। ये थाइलेक्विड है, थाइलेक्विड के समूह को ग्रैनम कह रहे हैं और ये एक दूसरे से ऐसे जुड़े भी होते हैं। तो एक बंच को हम क्या बोल रहे हैं? ग्रैनम। तो बहुत सारे बंच को एक साथ हम क्या बोलेंगे? ग्रैना। तो देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी लिखा रहेगा ग्रैनम, कभी लिखा रहेगा ग्रैना। तो ग्रैनम क्या है? सिंगुलर, एक बंच को ग्रैनम कह रहे हैं, सबको एक साथ क्या बोलेंगे? ग्रैना कहेंगे। तो आप कहेंगे सर आप तो बिल्कुल अलग चीज पे चले गए, आप तो लाइट रिएक्शन पढ़ रहे थे, इधर कहाँ घुसा दिया हम लोगों को फालतू में, है ना? देखिए उसी के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। हमने आपसे क्या बोला था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है ना, वो 2 चरणों में संपन्न होती है। पहली है लाइट रिएक्शन और दूसरी है डार्क रिएक्शन। तो मैंने कहा कि लाइट रिएक्शन कहाँ होगा? तो आप कहेगा सर क्लोरोप्लास्ट में होगा। लेकिन क्लोरोप्लास्ट में कहाँ, ऐसा पूछ लेना तो कहेगा क्लोरोप्लास्ट के थाइलेक्विड में होगा या ग्रैनम में। थाइलेक्विड के बंच को हम क्या बोलते हैं? ग्रैनम। तो याद रख लीजिएगा कि ये जो आपका थाइलेक्विड है या ग्रैनम है, उसमें क्या होगा? लाइट रिएक्शन होगा। देखा, प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होगी? प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होगी? तो आप कहिएगा सर थाइलेक्विड में या ग्रैनम में। और अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होगी? स्ट्रोमा में। तो स्ट्रोमा में क्या होना है आपका? डार्क रिएक्शन, अप्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया। अब देखिए इसको नोट करने का मैं भी टाइम दूंगा, सीधा हम वहां पे छलांग मारते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि देखो लाइट रिएक्शन को कहते हैं हिल रिएक्शन। ये होता है दिन में, इसमें लाइट यूज होता है और ये होता है कहां पर? क्लोरोप्लास्ट में। लेकिन अगर कोई जिद पे अड़ जाए कि नहीं बताओ तुम क्लोरोप्लास्ट में कहां होगा, तब आप क्या कहिएगा कि क्लोरोप्लास्ट के थाइलेक्विड में, या थाइलेक्विड का समूह क्या कहला रहा था? ग्रैनम। तो थाइलेक्विड में या ग्रैनम में होगी। अरे आ रही है बात समझ में या ऊपर से जा रहा? आप इतना अगर पढ़ लेते हैं ना तो आपको जितना भी इधर उधर बहकाने की कोशिश करेगा एग्जामिनर, आप नहीं बहकोगे। तो हमने लिख दिया है कि इसे हिल रिएक्शन भी कहते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट के थाइलेक्विड में होती है ना, हरित लवक के थाइलेक्विड में या ग्रैनम में होती है। थाइलेक्विड के समूह को क्या बोले थे? ग्रैनम। और इसको लाइट रिएक्शन क्यों नाम दिया गया? क्योंकि ये केवल लाइट की ही उपस्थिति में हो सकती है। क्या इस पर जो बातें लिखी हुई हैं सबके दिमाग में सेट हो गया? नीतीश करेंगे सर मैथ क्लास की 10 के बराबर क्लास चल रही है, मतलब बताइए। दिनेश साहब, आकाश कुमार कह रहे हैं कि सर टाइम चेंज हो सकता है इस क्लास का। नहीं बच्चा, इस क्लास का इसलिए टाइम चेंज नहीं हो सकता है कि मेरे आगे पीछे सारे बैचेस हैं, है ना? इसके पहले भी बैच है, उसके पहले भी बैच है। तो अगर किसी एक टीचर का टाइम चेंज होता है ना, तो बाकी सारे टीचर का टाइम शेड्यूल, स्टूडियो की टाइमिंग, है ना, सब ये दिक्कत में हो जाती है। इसलिए अभी तो फिलहाल मुमकिन नहीं है बच्चा।
राहुल कुमार, अंकित कुमार, सोनिया कुशवाहा, आकाश कुमार, दिनेश अवास्या, ललित कुमार साहब, रोशनी, जितने लोग भी क्लियर हैं, सॉरी जितने लोग भी लाइव हैं वो बात समझ रहे होंगे, है ना? तो इस बात को जरा आप लोग जो है नोट कर लीजिए, यहाँ पे जो लिखा है मैंने नोट कर लीजिए इसको, ठीक है? ये क्लोरोप्लास्ट की संरचना हो गई माय डियर फ्रेंड्स। शेर, साहिल साहब अभी कोई शब्द याद नहीं आया तो शेर याद नहीं आया। शेर शब्द पे याद आते हैं, ऐसे आप कहिएगा कि सर शेर सुना दीजिए तो मुझे खुद याद नहीं रहता। पढ़ाने के दौरान कोई शेर शब्द याद आ गया, कोई चीज़ याद आ गई तो उससे रिलेटेड शेर होता है, टॉपिक से रिलेटेड शेर हुआ करेंगे हमारे, ठीक है? मज़ा आ जाएगा आपको। बायोलॉजी तो हम शेर व शायरी के साथ पढ़ेंगे, घबराना नहीं है, पर अभी कोई ऐसा ज़हन में आया नहीं। अब देखिए इसके मुख्य चरण क्या-क्या हैं गाइस? लाइट रिएक्शन में हो क्या रहा है? तो आपने कहा सर लाइट रिएक्शन में देखो क्या हो रहा है? तो लाइट रिएक्शन में क्या हुआ? तो आपने कहा सर इस सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया किसने? क्लोरोफिल ने। किसने एब्जॉर्ब किया? क्लोरोफिल ने, ठीक है? तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट एनर्जी, है ना? पर्णहरित सौर ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है और उसको बदल रहा है किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता? क्या बोलिएगा? क्लोरोफिल। अब इस ऊर्जा से क्लोरोफिल क्या हो गया? एकदम एनर्जी से भर गया। अब क्या कराएगा ये? फोटोलाइसिस कराएगा पानी का। फोटो मतलब लाइट, लाइसिस मतलब टूटना, किसका? पानी का। तो पानी को तोड़ेगा किसमें? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन कहां चला जाएगा? एटमॉस्फेयर में। तो सक्रिय क्लोरोफिल जो है आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करेगा और जल के अणुओं का विच्छेदन करेगा। जल के अणुओं के विच्छेदन से क्या बनेगा? हाइड्रोजन बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। और ऑक्सीजन कहां चला जाएगा? एटमॉस्फेयर में। अब देखिए ये लाइट एनर्जी किसने एब्जॉर्ब किया? क्लोरोफिल ने। ये क्लोरोफिल कहां है? पत्तियों में है जी। ये पत्तियों में क्लोरोफिल है। इसने अवशोषित किया और पानी को दो भागों में तोड़ दिया। किसमें? बोलिए ना। हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन कहां चला गया? एटमॉस्फेयर में। दिस इज लाइट रिएक्शन। यही तो हो रहा है लाइट रिएक्शन में। तो जिससे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन प्राप्त होता है और ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त हो जाता है। तो हमने आपसे पूछा था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन आता है वो कहां से प्राप्त होता है? तो जल के माध्यम से आता है। याद है? ये सुपर डुपर हिट सवाल है। क्या जो लिखा हुआ है सबके दिमाग में सेट हुआ? प्रीति पूछ रही कि सर क्लोरोप्लास्ट में एवं क्लोरोफिल में क्या डिफरेंस है? तो इसका मतलब ये है प्रीति कि आपने कल वाला सेशन तो पक्का नहीं देखा। हमने बताया था कि ये जो आपका कोशिका है, ठीक है जी, ये कोशिका है, ठीक है? कोशिका के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट है ना? इस तरह का छोटा सा अंग है जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक डाई भरा हुआ है, समझ लो पिगमेंट। उस पिगमेंट का नाम क्या है? क्लोरोफिल। तो हमने कहा था कि क्लोरोफिल की वजह से क्लोरोप्लास्ट हरा, क्लोरोप्लास्ट की वजह से पौधा हरा और इन पौधों की वजह से संसार में हरियाली। और तब हमने कहा था कि हम पे ये किसने हरा रंग डाला? याद है ये वाली लाइन? साहिल साहब, हाँ बिल्कुल शायराना क्लास चलेगी, लेकिन हाँ शेर जो होगा वो उल जलूल नहीं होगा, टॉपिक से रिलेटेड शेर होंगे। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी हम शेर जो है बोले जा रहे हैं, पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं होगा, टॉपिक से रिलेटेड शेर होंगे, है ना? कितने बच्चे लाइव हैं? इतने बच्चे लाइव हैं कि मैं सबका कमेंट नहीं पढ़ पाता हूँ, इसलिए बहुत को लगता होगा कि ये रिकॉर्डेड चल रही है ना? क्योंकि जैसे आपने कमेंट किया उसके बाद बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ जाते हैं धड़ 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 ऐसे, ठीक है? चलिए, तो ये हो रहा है आपका किसमें? लाइट रिएक्शन में। अब डार्क रिएक्शन में बस क्या होगा? व्हाट इज डार्क रिएक्शन? तो आप कहेंगे सर डार्क रिएक्शन में पता है क्या होगा? लाइट रिएक्शन के दौरान ये जो हाइड्रोजन बना है ना, वो देखो ऐसे CO2 से जाके मिलेगा और क्या बना लेगा? ग्लूकोज ना, C6H12O6। देखो इक्वेशन कंप्लीट हो गया ना कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? CO2 पानी मिलता है और ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन निकलता है। दिस इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस ना। ये प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है गाइस। ओके, बात आ रही समझ में? ठीक है। हार्दिक सिंह बोल रहे हैं कि सर समझ में नहीं आया, तो फिर से एक बार ठंडे दिमाग से पूरा लेक्चर कल वाला और आज वाला दोनों लेक्चर देखिएगा, है ना? एकदम समझ में आएगा। ठंडे दिमाग से चाय वाय लेके बैठिएगा और आराम से उसको देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है? फिर भी नहीं समझ में आएगा तो हम है ना समझाने के लिए, क्यों टेंशन ले रहे हैं? हम हैं किस लिए? जो नहीं समझ में आ रहा है वही तो समझाएंगे आपको। घबराना नहीं है बिल्कुल, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। एक-एक चीज हम समझाने की कोशिश करेंगे, है ना? हरिकेश, एकदम टेंशन मत लीजिए, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप। ठीक है? 100 बच्चा से ज्यादा लाइव रहता है। एक-एक बैच में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, इसलिए हम लोग सबका कमेंट का को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। ठीक है? तो आज के सेशन को हम यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या? डार्क रिएक्शन और फिर उन पौधों के बारे में बात करेंगे जो थोड़ा-सा क्या है, जो आपके लिए हमारे जैसे हैं, मतलब वो दूसरों से भी अपना भोजन लेते हैं। जैसे जैसे कि परजीवी पौधे, जैसे कि मांसाहारी पौधे इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि। दूसरी बात, मैं जो नए बच्चे आए हैं, पुराने बच्चे तो जान रहे होंगे, जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि देखो हमारी जो थ्योरी चलेगी गाइस वो ऐप से चलेगी। थ्योरी जो चलेगी वो ऐप से चलेगी और प्रैक्टिस के लिए हमने पहले से आपके लिए इंतजाम कर रखा है। प्रैक्टिस चलेगा हमारे यूट्यूब सेशन से। ये करियर विल की तरफ से आप एक उपहार स्वरूप समझो हमारा यूट्यूब सेशन, ठीक है?
तो उससे आप लोग जो है जुड़ जाइएगा, और कभी कोई दिक्कत हो, कोई एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ना हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कुछ भी पढ़ना हो, तो आप बस कमेंट कर दीजिएगा मुझे, हम वो सेशन आपके लिए ले आएंगे। हमारा यूट्यूब चैनल है साइंस बाई जुबैर एहसानी के नाम से। फेसबुक और इंस्टा पे मैं जुबैर एहसानी के नाम से हूँ। टेलीग्राम हमारा साइंस का मौजूद क्लोरोफिल, और इस की हम लोग बात कर लेते हैं जरा सा अब, है ना। तो हम, ठीक है, रिया राजपूत हमारे साथ हैं, प्रशांत शर्मा जी हमारे साथ हैं। देखिए कल जो हमने छोड़ा था माय डियर फ्रेंड, बात की थी लाइट रिएक्शन की। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में क्या रिलेशन था? तो आपने कहा था सर देखो पौधे CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पानी लेते हैं, और एनर्जी कहाँ से लेते हैं? तो सूर्य के प्रकाश से एनर्जी लेते हैं, और इस सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल, पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल। और इस एनर्जी से पानी दो भागों में टूट रहा था। कहाँ कहाँ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट रहा था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट रहा था, और ये ऑक्सीजन चला गया था कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में। अब ये लाइट रिएक्शन था। डार्क रिएक्शन में बस क्या होगा कि हाइड्रोजन CO2 से कंबाइन करके ग्लूकोज बना लेगा, हाइड्रोजन CO2 से कंबाइन करके ग्लूकोज बना लेगा। दिस इज योर डार्क रिएक्शन, यही है डार्क रिएक्शन, ठीक है, डार्क रिएक्शन। तो चलिए डार्क रिएक्शन के बारे में हम लोग लिख लेते हैं, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या डार्क रिएक्शन जो है दिन में होगा, तो आप कहेगा यस सर दिन में होगा, दिन में होगा। क्या इसमें लाइट यूज होगी? आप कहेंगे सर बिल्कुल लाइट की इसमें जरूरत नहीं है, प्रकाश की जरूरत नहीं है। अच्छा ये कहाँ होगा? तो कहेगा सर क्लोरोप्लास्ट में होगा, प्रकाश संश्लेषण का चरण है ना, तो हरित लवक में होगा, हरित लवक में होगा। लेकिन मैं पूछूं कि हरित लवक में कहाँ, हरित लवक में कहाँ, तब आप कहिएगा सर स्ट्रोमा में होगा, है ना। इस तरह से अंदर से अगर सवाल पूछ लिया जाए तो कहाँ होगा? स्ट्रोमा में होगा, याद है, पीठिका में होगा। ये स्ट्रोमा क्या था? तो आपने पढ़ा था कि जैसे मान लिया कि ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट की ये बाहरी झिल्ली है, बाह्य झिल्ली या आंतरिक झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली के अंदर ये जो स्पेस है इसको स्ट्रोमा कहते हैं। क्या यहाँ तक हमारी बात में किसी को दिक्कत है, परेशानी है? ये बताइए। प्लांट मृदा से खनिज प्राप्त करता है, पानी लेता है, तो खनिज और पानी, खनिज और जल मृदा से लेता है, मृदा मतलब मिट्टी, गोविंद गिरी साहब, ठीक है जी। ये कोई दिक्कत है यहाँ पर बताइए? तो हाँ सर्वेश यादव हमारे साथ हैं, गुड। तो ये रिएक्शन जो है वो लाइट पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। ये कहाँ हो रहा है? तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में हो रहा है, पीठिकाओं में हो रहा है। स्ट्रोमा को शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? पीठिका। अच्छा लाइट रिएक्शन को हम लोग कह रहे थे हिल रिएक्शन, क्यों? लाइट रिएक्शन को दुनिया के सामने एक्सप्लेन करने वाले थे हिल। उसी तरह से डार्क रिएक्शन का भी एक नाम है, डार्क रिएक्शन का नाम है कैल्विन साइकिल, कैल्विन चक्र। क्यों? डार्क रिएक्शन को दुनिया के सामने पहली बार बताने वाले थे, एक्सप्लेन करने वाले थे एक साइंटिस्ट जिसका नाम था मेल्विन कैल्विन। तो कैल्विन साहब ने इस प्रक्रिया को पहली बार दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था, एक्सप्लेन किया था। इसको हम कैल्विन साइकिल कहते हैं। तो डार्क रिएक्शन का एक नाम हो गया कैल्विन साइकिल, एक नाम और है, इसको हम C3 साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? C3 चक्र भी कहते हैं। आप कहेंगे सर एक नया लफड़ा हो गया, ये C3 चक्र क्या है? तो पहले आप समझिए कि डार्क रिएक्शन को किन किन नामों से जाना जाता है। तो डार्क रिएक्शन का एक नाम हो गया कैल्विन चक्र, दूसरा नाम हो गया C3 चक्र। आप कहेगा कैल्विन चक्र तो सर इसलिए कह रहे हैं हम लोग क्योंकि इसकी व्याख्या कैल्विन साहब ने करी थी। C3 चक्र क्यों कहते हैं इसको जरा समझिए। C3 चक्र इसको क्यों कहते हैं इसको जरा समझिए आप। देखिए हमने कहा कि भाई डार्क रिएक्शन में होता क्या है, तो डार्क रिएक्शन में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा। हाइड्रोजन कहाँ से आया? वाटर के टूटने से आया, है ना। और क्या बनाएगा? और बनाएगा आपका दोनों को मिलाकर C6H12O6। यही क्या है आपका? बोलो। ये है ग्लूकोज, और यही है पौधे का खाना, है कि नहीं? ये भाई साहब ये आपका ग्लूकोज है, और यही तो है पौधे का खाना। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं बन जाता, ऐसा नहीं हुआ ना कि CO2 हाइड्रोजन से मिला और डायरेक्ट ग्लूकोज बन गया। इस दौरान ग्लूकोज बनने के दौरान छोटे छोटे कंपाउंड बनते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनते हैं, और फिर लास्ट में जाके ग्लूकोज बनता है चक्र के रूप में, है ना। तो ढेर सारे छोटे छोटे कंपाउंड बनते हैं और बाद में जाके ग्लूकोज बनता है। तो ये है आपका क्या? ये है आपका डार्क रिएक्शन, यही है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है? डार्क रिएक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है? तो CO2 हाइड्रोजन से कंबाइन होकर के ग्लूकोज बन रहा है। दिस इज योर डार्क रिएक्शन, अप्रकाशीय अभिक्रिया, है ना, अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो ये जब अप्रकाशीय अभिक्रिया चलती है तो ये ग्लूकोज और हाइड्रोजन के मिलने से ढेर सारे पहले छोटे छोटे कंपाउंड बनते हैं, बाद में बनता है ग्लूकोज। तो जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है डार्क रिएक्शन के दौरान, जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है, जो प्रथम यौगिक बनता है, प्रथम यौगिक बनता है, उस यौगिक का नाम है PGA। क्या नाम है? PGA नाम है, जो कि एक 3 कार्बन वाला यौगिक होता है। कितने कार्बन वाला? 3 कार्बन वाला यौगिक होता है। इसलिए इस साइकिल को हम लोग C3 साइकिल भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन को और क्या कहते हैं? C3 साइकिल, क्योंकि डार्क रिएक्शन के दौरान बनने वाला प्रथम यौगिक एक 3 कार्बन वाला यौगिक होता है जिसका नाम क्या है? PGA। PGA का फुल फॉर्म क्या है? फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो इस बात को देखो हमने यहाँ पे लफ्जों में लिखा है कि इसे C3 चक्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसका प्रथम यौगिक
PGA मतलब फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल है, जो कि 3 कार्बन वाला यौगिक है। अब तो एक एक बात हमने लिख दिया है ना। क्या इस स्लाइड में लिखी हुई बातों में किसी को कोई संदेह, किसी को कोई शक, दिक्कत, परेशानी है तो मुझे बताइए, बताइए। सेम होता है, देखिए ग्लूकोज, पौधा डायरेक्ट ग्लूकोज बना रहा है, हम लोग खाना खा रहे हैं, वो डाइजेस्ट हो रहा है तब ग्लूकोज बन रहा है, और वो ग्लूकोज जलकर एनर्जी दे रहा है। पर ग्लूकोज जहां पे भी होगा उसका मतलब C6H12O6 ही होगा। आप कहीं का पानी लो, नदी का, नाले का, झरने का, झील का, समंदर का, H2O ही होगा ना। हसन अब्बास कह रहे हैं सर कल की PDF अपलोड नहीं हुई है क्या, बता दीजिए। सोनिया राय कह रही है कि सर केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सिलेबस NTPC के एग्जाम तक खत्म हो जाएगा। बिल्कुल खत्म हो जाएगा। नीरज कहते हैं कि सर मेरा कमेंट शो नहीं होता है क्या, कोई टीचर रिप्लाई नहीं करता। अरे रे, आपके साथ इतनी नाइंसाफी क्यों हो रही है। मैंने तो देखिए वो नाइंसाफी दूर कर दी ना, आप गलत समय में कमेंट करते होंगे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और आप कमेंट किए जा रहे हैं तो वो नहीं दिखेगा। ठीक है जी, हरिओम कुशवाहा जी। नीरज साहब अब तो आपकी शिकायत दूर हो गई। भूप साहब अच्छे से समझ में आ रहा है, चलो बढ़िया है। ठीक है जी, चलिए। प्रशांत शर्मा जी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बात समझ में आई। तो देखो क्या क्या हमें याद रखना, दिमाग में कैसे सेट करना है कि यह दिन में होता है, लाइट की इसमें जरूरत नहीं पड़ती। कहाँ होता है तो हरित लवक में, हरित लवक में भी पूछ ले कि कहाँ होता है तो स्ट्रोमा में। इसे और किस नाम से जाना जाता है, कैल्विन चक्र के नाम से जाना जाता है। इसे C3 चक्र के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि प्रथम कंपाउंड इसका एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, उस 3 कार्बन वाले कंपाउंड का नाम है PGA। P मतलब फॉस्फो, G मतलब ग्लिसरिक, A मतलब एसिड, है ना। तो ये भी कब होगा, ये भी दिन के समय होगा, लेकिन इसमें लाइट की जरूरत नहीं होगी, ये तो कल ही बताया था। हाँ कृष्णा पूछिए क्या क्वेश्चन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है, तो CO2 हाइड्रोजन से कंबाइन करके ग्लूकोज बना रहा है, दिस इज योर डार्क रिएक्शन। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि डार्क रिएक्शन में CO2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, बताओ। तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ जाना, किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ जाना क्या कहलाता है केमिस्ट्री में, बताओ। रिडक्शन कहलाता है, अवकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, अवकरण या अपचयन कहलाता है। तो यहां पे डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है, CO2 के अवकरण के फलस्वरूप ग्लूकोज बन रहा है, दिस इज योर डार्क रिएक्शन। तो अगर कोई आपसे पूछे कि डार्क रिएक्शन में चल क्या रहा है, तो CO2 के अपचयन के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। क्या किसी को दिक्कत, बताओ। जयप्रकाश, बिल्कुल ठीक हूं मैं, आप कैसे हैं। तो इसको बस देख लीजिए, याद कर लीजिए कि भाई ये दिन में होता है, इसमें लाइट की जरूरत नहीं होती। ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। अब जिसने आज एंट्री मारी होगी उसको पता ही नहीं होगा कि ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, स्ट्रोमा क्या है ना। तो इसको ये चीज फिर रटना पड़ेगा, वो पिछला जाकर के देखिएगा फिर समझ में आ जाएगा। इसे कैल्विन चक्र कहते हैं, क्यों, याद रख लेना, क्योंकि कैल्विन साहब ने इसको एक्सप्लेन किया था। इसको C3 चक्र कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें जो प्रथम और मतलब कंपाउंड बनता है वो 3 कार्बन वाला यौगिक होता है। बस इसको याद रख लेना, इसमें समझना क्या है, इसमें ज्यादा चीजें याद रखने वाली हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन पे, जिसका नाम है हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स। देखिएगा इस यहां से ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। विषम पोषी पौधे या परपोषी पौधे। अब यहां से रटने वाला पोर्शन शुरू हो रहा है, याद करना है बस। विषम पोषी पौधे या परपोषी पौधे। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि वो जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, कैसे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, ऐसे जीवों को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक जीव, है ना, स्वपोषी जीव, जैसे कि पौधा। लेकिन सारे पौधे ऐसे नहीं होते, कुछ पौधे हमारी तरह होते हैं। हमारी तरह कहने का मतलब दूसरों से अपना भोजन लेते हैं, और वह जीव जो दूसरों से अपना भोजन लेते हैं, ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। जैसे जितने भी एनिमल हैं, जंतु हैं, वो सब क्या हैं, हेटेरोट्रॉफिक हैं, विषम पोषी हैं या परपोषी हैं, मतलब दूसरों पर निर्भर हैं अपने भोजन के लिए, दूसरों पर निर्भर है अपने भोजन के लिए। कुछ पौधे भी ऐसे हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक पौधे को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम कहेंगे कि वह पौधे जो किसी अन्य जीवों पर भी निर्भर करते हैं अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए, ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक, क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स। तो वह पौधे जो अपना भोजन किसी अन्य जीवों से भी प्राप्त करते हैं, ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक प्लांट, परपोषी पौधे या विषमपोषी पौधे। जैसे हम लोग क्या है, विषमपोषी हैं, दूसरों पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए। अब देखिए विषमपोषी जीव कई तरह के होते हैं। विषमपोषी कहने का मतलब जो दूसरों पर निर्भर हैं भोजन के लिए। वह विषमपोषी जीव जो मांस खाते हैं, मांस पर अपना गुजारा करते हैं, उसको कहते हैं कार्निवोरस, मांसाहारी, जैसे शेर चीता। जो घास फूस खाते हैं उसको कहते हैं शाकाहारी, हर्बीवोरस। जो सब कुछ खा जाते हैं, एनिमल्स को भी खा जा रहे हैं, प्लांट को भी खा जा रहे हैं, उसको कहते हैं ओमनीवोरस, सर्वाहारी, है ना, थैंक यू, सर्वाहारी कहते हैं, है ना। कैसी बनाई है, सर्वाहारी। वह जीव जो दूसरों से अपना भोजन लेते हैं लेकिन उसी को नुकसान पहुंचाते हैं जिससे भोजन ले रहे हैं, मतलब वह जीव जो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, परजीवी, पैरासाइटिक। जैसे देखिए बैक्टीरिया, फंगस, वायरस आपकी बॉडी में घुसा तो आपकी बॉडी से पोषण लेगा, न्यूट्रिशन लेगा, अपना खूब फूले फलेगा, खूब प्रजनन करेगा और आपको बीमार कर देगा।
तो बैक्टीरिया, वायरस, ये सब क्या है? परजीवी हैं। आदमी तो बहुत ही स्नेटर का मिल जाएगा, जिस थाली में खाएगा उसी में छेद करेगा। कुछ पौधे भी ऐसे होते हैं परजीवी किस्म के, है ना, और कुछ पौधे मांसाहारी होते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि भाई परपोषी पौधे वो होते हैं जो अपना भोजन किसी अन्य जीवों से भी प्राप्त करते हैं, और परपोषी पौधे दो तरह के होते हैं। एक शेर चीता जैसे, मतलब मांसाहारी, कीटों को खा जाएगा, कीटों को खाने वाला, और एक परजीवी, मतलब जिससे भोजन लेगा उसी को नुकसान पहुंचाएगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ये परपोषी पौधे कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेगा सर परपोषी पौधे दो प्रकार के होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक है वायरस वगैरह के जैसा परजीवी, मतलब जिससे भोजन लेगा उसी को नुकसान पहुंचाएगा, जिस थाली में खाएगा उसी में छेद करेगा। और कुछ पौधे क्या होते हैं, शेर चीता जैसे कार्निवोरस, मतलब मांसाहारी, मतलब कीट को खाने वाला, कीटों का भक्षण करने वाला, कीट भक्षी पौधे। अब दोनों को एक एक करके हमें पढ़ लेना और याद रख लेना कि कौन परजीवी है कौन कीट भक्षी है। यहां से क्वेश्चंस की भरमार मिलेगी, है ना। एग्जाम्पल पे तो आते ही अभी बात आ रही है समझ में। अभिषेक ठाकुर जी कह रहे कि सर आज मेरे गांव में लाइट नहीं है, इसलिए चार्ज नहीं है, क्लास नहीं कर सकते, तो आपको फिर रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, है ना। ठीक, नाउ तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कुछ परजीवी पौधों के नाम आप जरा कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, है ना, बताइए कुछ परजीवी पौधों के नाम बताइए। तो देखिए परजीवी पौधों का नाम में आ जाएगा सबसे पहला जो बार बार आपके एग्जाम में रहता है, कस्कुटा, जिसको अमरबेल कहते हैं। जनरली यही मिलेगा, लेकिन 3 पौधे और मैं एक्स्ट्रा आपको पढ़ा देता हूं, क्वेश्चन को जितना भी डीप ले जाएगा आपसे बन जाएगा। दूसरा है मिस्टल टू, तीसरा है रिफ्लैशिया, और चौथा है चंदन। कल का पीडीएफ नहीं मिला, अभी चेक करवाते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या एग्जांपल्स ऑफ पैरासाइटिक प्लांट, है ना। एग्जांपल्स ऑफ पैरासाइटिक प्लांट, परजीवी पौधों के पहले उदाहरण देख लेते हैं, है ना। परपोषी पौधे दो तरह के होते हैं ना, एक परजीवी और दूसरा कीटभक्षी। तो पहला जो पौधा है वो है कस्कुटा, जिसको हिंदी में अमरबेल कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? अमरबेल। अच्छा, अमरबेल कैसा है? परजीवी पौधा है। अब क्वेश्चन को घुमा रहा हूं मैं थोड़ा सा, मैं एग्जामिनर हूं, क्वेश्चन को घुमा रहा हूं। मैं पूछूं कि ठीक है कस्कुटा परजीवी पौधा है, कैसा? तना परजीवी के जड़ परजीवी, बोलो। तना परजीवी के जड़ परजीवी, तो आप कहेगा सर ये तना परजीवी है। और क्वेश्चन घुमा देता हूं मैं, ठीक है तना परजीवी है, कैसा? पूर्ण तना परजीवी या आंशिक तना परजीवी? तो याद रख लेना कि कस्कुटा जो है माय डियर फ्रेंड्स, ये है टोटल स्टेम पैरासाइट। ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहा हूं। पूर्ण तना परजीवी, पूर्ण तना परजीवी, पूर्ण तना परजीवी। आप कहेंगे सर क्या मतलब है इसका? पूर्ण तना परजीवी का मतलब क्या है ना। तना परजीवी कहने का मतलब तना से अपना भोजन ले रहा होगा। ये पूर्ण तना परजीवी का क्या मतलब है, इसको जरा आप ध्यान से देखो। जैसे मान लो बच्चा कि ये एक आपका पेड़ है, ठीक है, ये पौधा है, इसकी जड़ें हैं मिट्टी में, ये इसका तना है। आप जानते हैं क्या करता है ये कस्कुटा? कस्कुटा क्या करेगा, इसका तना से ऐसे लिपट जाएगा और अपनी जड़ों को इसके तना में डाल देगा ऐसे, और इसका बना बनाया भोजन अवशोषित करता रहेगा, है ना, अपना फलता फूलता रहेगा। कभी कभी तो जिस पौधे पर है उसको सुखा भी देता है। आपने देखा होगा अगर रोड साइड में आप चल रहे होंगे तो देखा होगा कि एक पौधा है जिसमें एकदम पूरा ऐसे पीला कलर का पौधा छा गया, उसको पूरा घेर लिया, तो ज्यादा पूरा घेर लिया तो भाई वो पौधा ही सूख जाएगा। तो इसकी पत्तियां देखो पीली होती हैं, ये प्रकाश संश्लेषण कर नहीं सकता, अपना पूरा का पूरा भोजन दूसरे पौधे के तना से प्राप्त कर रहा है। मतलब भोजन के लिए पूरी तरह से पूर्ण रूप से दूसरे पौधे के तना पे निर्भर कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज अ टोटल स्टेम पैरासाइट। क्या बात समझ में आई विकी कुमार? समझ में आया कुछ क्या हम कहना चाह रहे हैं? तो पूर्ण तना परजीवी का मतलब क्या हुआ कि भाई पूरी तरह से दूसरे के पौधे के तना से अपना भोजन बना रहा है, अपने भोजन बनाने की औकात इसकी नहीं है। अच्छा, जिन जड़ों के द्वारा ये दूसरे के तना से भोजन अवशोषित करता है ना, उस जड़ों को कहते हैं हॉस्टोरिया। क्या कहते हैं गाइस? जिस जड़ के द्वारा दूसरे के तना से भोजन चूस रहा है, इस जड़ का नाम है पता है क्या? इस जड़ को हम हॉस्टोरिया कहते हैं। क्या बोलेंगे? हॉस्टोरिया, हॉस्टोरिया। इसको भी याद कर लीजिएगा। ओरिजिनल दिखाऊं क्या मैं आपको? देखो ओरिजिनल देखो, ये देखो, इस तरह से दूसरे के तना से ऐसे लिपट कर अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है, दूसरे से लिपट कर अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है। अपने ये खाना नहीं बनाता, अगर तुम मिल जाओ कमाना छोड़ देंगे हम। ये देखिए इन जड़ों के द्वारा भोजन अवशोषित कर रहा है। इन जड़ों को क्या नाम देते हैं? हॉस्टोरिया नाम देते हैं। अरे बात आ रही है समझ में? इसमें समझना क्या है, याद रखना है। कौन सा रॉकेट साइंस है ये? ठीक है प्रिंस जी, लव यू टू। कैसे हैं शशांक साहब? बरगद पर भी होता है, किसी भी पेड़ पे आ सकता है ये ना। ये समझ में आ गया ना। अब दूसरा है विस्कम एल्बम। सिर्फ आप विस्कम लिख सकते हैं, पूरा मैंने लिख दिया विस्कम एल्बम, जिसको मिस्टल टो भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है मिस्टल टो। ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट होता है जी। क्या होता है गाइस? पार्शियल स्टेम पैरासाइट, आंशिक तना परजीवी। क्या? आंशिक, आशिक नहीं लिखा हुआ है, आंशिक तना परजीवी। आप कहेंगे सर आंशिक तना परजीवी कहने का क्या मतलब है? इसको भी जरा समझा ही दीजिए आप। देखिए आंशिक तना परजीवी का मतलब क्या है, देखो मैं पौधा ही दिखा देता हूं आपको। देखो ये है आपका विस्कम, जिसको मिस्टल टू कहते हैं। अच्छा देखो इसकी पत्तियां हरी दिख रही हैं आपको, तो ये खुद भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना सकता है। लेकिन देखा आपने, ये दूसरे के तना से अपनी जड़ों को क्या कर चुका है? अटैच कर चुका है ऐसे।
तो ये तो अपना प्रकाश संश्लेषण कर ही रहा है और दूसरे का भी भोजन चुरा ले रहा है। मतलब क्या हुआ? ये पूर्ण रूप से पूरी तरह से दूसरे के तना पे निर्भर नहीं कर रहा, आंशिक रूप से दूसरे के तना पे निर्भर कर रहा है। ये खुद खाना बना सकता है लेकिन थोड़ा भोजन दूसरे से भी चुरा रहा है। बात आ रही समझ में? लटकने वाला सिरा वो उसकी होती है क्या, मतलब मॉडिफाइड रूट होती है, रूपांतरित जड़ होती है, जिसको हम प्रॉप रूट कहते हैं। वो आगे पढ़ेंगे हम, प्रॉप रूट, जिसको पिलर रूट, स्तंभ मूल के नाम से जानते हैं। पैरासाइट कहां से आते हैं? कहीं से भी आ सकते हैं पैरासाइट। यहाँ पे दुनिया भर के पैरासाइट के स्पोर्स तैर रहे होंगे, हवा में होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो वातावरण में ही होते हैं ना, जल में, भोजन में, किसी तरह से भी आप पे अटैक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेफ्लैशिया। पूरा नाम इसका रेफ्लैशिया आर्नोल्डी है और ये जो है टोटल रूट पैरासाइट है। टोटल रूट पैरासाइट है ना, पूर्ण जड़ परजीवी। पूर्ण जड़ परजीवी अर्थात क्या मतलब हुआ इसका? ये रेफ्लैशिया नाम का जो पौधा होता है ना, ये अपनी जड़ों को दूसरे पौधे की जड़ों में इंसर्ट कर देता है और उसका एब्जॉर्ब किया हुआ वाटर और मिनरल चुरा लेता है। मतलब क्या हुआ कि रेफ्लैशिया के आसपास अगर कोई दूसरा पौधा नहीं है तो ये जीवित नहीं रह सकता। इसकी अपनी जड़ें मिट्टी से जल और खनिज अवशोषित नहीं कर सकती। ये पूरी तरह से दूसरे के जड़ों पे डिपेंड है वाटर और मिनरल के लिए। कौन? रेफ्लैशिया। अच्छा, रेफ्लैशिया के बारे में अभी आपने एक बात जाना कि ये टोटल रूट पैरासाइट है, पूरी तरह से जल और खनिज के लिए दूसरे के पौधों की जड़ों पे डिपेंडेंट है। क्या इसके बारे में कोई और चीज पता है आपको? है ना, और कोई चीज पता है? आपने पढ़ा होगा कि रेफ्लैशिया का फूल सबसे बड़ा फूल होता है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प किस में पाया जाता है? रेफ्लैशिया में, है ना। तो रेफ्लैशिया में विश्व का सबसे बड़ा पुष्प होता है। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लैशिया में ही पाया जाता है। रेफ्लैशिया का जो पौधा होता है ना, उसका फूल सबसे बड़ा होता है। लगभग 10 केजी का वजन होता है इसका, एक फूल का, और डायमीटर 1 मीटर के बराबर होगा इसका। अगर ये फूल आप दे दें किसी को तो किसी और फूल की ख्वाहिश नहीं होगी उसे जिंदगी भर। और ये जो है पाया जाता है इंडोनेशिया के रेन फॉरेस्ट में, है ना। इंडोनेशिया के रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। इंडोनेशिया के रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। इंडोनेशिया के रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। बात आ रही समझ में? ठीक है जी, चलिए, तो इसके बारे में एक बात और याद रख लिया आपने। नेक्स्ट है आपका सेंटेलम, चंदन। सेंटेलम जो होता है वो पार्शियल रूट पैरासाइट होता है। क्या होता है? पार्शियल रूट पैरासाइट, आंशिक जड़ परजीवी। आंशिक जड़ परजीवी होता है। ठीक है जी, आंशिक जड़ परजीवी होता है। मतलब पता है क्या है? आंशिक जड़ परजीवी का मतलब हुआ कि ये अपनी जड़ों को दूसरे पौधे की जड़ों में इंसर्ट कर दिया और उसका वाटर और मिनरल चुरा लिया, लेकिन ये अपनी जड़ों से भी वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब कर सकता है। इनकी जड़ें मिट्टी से जल और खनिज अवशोषित करने में सक्षम होती हैं। मिट्टी से पानी और खनिज अवशोषित कर सकता है, लेकिन अगर इसके आसपास कोई दूसरा पौधा है ना, तो ये अपनी जड़ों को उसके जड़ों में भी डाल देगा और उसका एब्जॉर्ब किया हुआ वाटर और मिनरल चुरा लेगा। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि उसके घर में सब कुछ है, भरा पूरा खानदान है, लेकिन उसको चोरी करने की आदत है, वैसा ही है ये खुद अवशोषित कर सकता है जल और खनिज, लेकिन दूसरों से भी चुरा लेता है। नहीं आया समझ में? कहां से आ जाते हैं? मिट्टी में रहेंगे, इसके स्पोर्स रहेंगे, इसके बीज रहेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि अनचाहे पौधे कहां से उगाते हैं आपके गार्डन में, घास फूस, है ना, उनके बीज वो मरे, फिर उसके बीज आए, उसके बाद फिर उससे नया पौधा आ गया। तो इसी तरह से ये पौधे भी उगते हैं। ठीक है, तो हमने अभी आपसे कहा कि देखो, परपोषी पौधे का मतलब हुआ वह पौधे जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर कर रहे हैं, वो कहलाते हैं परपोषी पौधे। और परपोषी पौधे दो प्रकार के होते हैं, एक परजीवी, बैक्टीरिया वायरस जैसे, जिससे भोजन ले रहे हैं उसको नुकसान पहुंच रहा है। दूसरे हैं कीटभक्षी पौधे, कीटों को खाने वाले, यानी मांसाहारी पौधे। तो हमने पैरासाइटिक प्लांट में 4 को पढ़ा है। जनरली आपके ऑप्शन में यही एक रहेगा, कस्कुटा, लेकिन हमने 3 एक्स्ट्रा पढ़ा है कि मान लिया क्वेश्चन को थोड़ा डीप कर दे, हम कुछ कह नहीं सकते एग्जामिनर का, तो 3 एक्स्ट्रा और हमने पढ़ लिया। आइए अब हम देखते हैं मांसाहारी पौधे। कुछ मांसाहारी पौधों के नाम आप लोग पहले चैट बॉक्स में लिखेंगे। सेंटेलम जैसे चंदन का पौधा है ना, तो मान लिया कि ये चंदन का पौधा है, ठीक है, इसकी जड़ें हैं और यहां पर एक दूसरा पौधा है। तो ये क्या करेगा? अपनी जड़ों को इसके अंदर क्या करेगा? इंसर्ट कर दिया, और इसने जो पानी और खनिज अवशोषित कर लिया, चुरा लिया। लेकिन ये खुद से भी जल और खनिज क्या कर सकता है? खुद से भी जल और खनिज अवशोषित कर सकता है। तो ये पूरी तरह से खनिज के लिए और जल के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। ये खुद अपना पानी अवशोषित कर सकता है, लेकिन कुछ पानी दूसरे से भी चुरा सकता है। दैट इज आंशिक जड़ परजीवी। आंशिक जड़ परजीवी, ठीक है। तो कुछ पौधे आप मुझे बताइए जो कि कीटों को खाते हैं। सो हम लोग देखने जा रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, मांसाहारी पौधों के या कीटभक्षी पौधों के उदाहरण। पीचर प्लांट बिल्कुल सही है। शिखर ने लिखा घटपर्णी, आशीष ने लिखा पीचर प्लांट, निशांत ने लिखा निपैंथिस। क्या बात है भाई।
मनीष ने लिखा घटपर्णी और ड्रॉसेरा, है ना। लाइफ साइंस वही बायोलॉजी हुई, तो कोई उसे नेचुरल साइंस लिख देता है, कोई लाइफ साइंस लिख देता है, कोई बायोलॉजी हो लिख देता है, तो एक ही बात है वो भानु, ठीक है। चलिए, तो पहला जो पौधा है जो कीटों को खाता है उसका नाम है भाई साहब निपेंथिस, जिसको लोग कॉमनली पीचर प्लांट या घटपर्णी के नाम से भी जानते हैं। पीचर प्लांट ऐसे लिखा रहेगा या घटपर्णी, ये इसका साइंटिफिक नेम है और ये इसका कॉमन नेम है। ये साइंटिफिक नेम है, ये कॉमन नेम है। जैसे हमारा भी दो नाम होता है ना, एक सर्टिफिकेट नाम होता है और एक घरेलू नाम होता है, बबलू, डब्लू, पप्पू, वैसा ही है। साइंटिफिक नेम क्या है? निपेंथिस। लोग इसे कॉमनली पीचर प्लांट के नाम से भी जान लेते हैं। उसी प्रकार दूसरा पौधा है जो कीटों को खाता है, वो है यूट्रिकुलेरिया, जिसको ब्लैडर वोट के नाम से भी जानते हैं। यूट्रिकुलेरिया को और किस नाम से जानते हैं? ब्लैडर वोट। एक और पौधा है ड्रॉसेरा, जिसको लोग कॉमनली किस नाम से जानते हैं? सनड्यू। एक और पौधा है डायोनिया, जिसको लोग कॉमनली वीनस फ्लाई ट्रैप के नाम से जानते हैं। अब देखिए, एग्जामिनर आपके साथ जानते हैं बदमाशी क्या करता है? एग्जामिनर आपके साथ बदमाशी ये करता है कि कभी इधर वाला नाम दे देगा ऑप्शन में, कभी इधर वाला नाम दे देगा, बच्चा हो जाता है कंफ्यूज, है ना। उसने पीचर प्लांट पढ़ रखा है लेकिन वो जानता नहीं कि निपेंथिस को ही पीचर प्लांट कहते हैं। उसने ब्लैडर वोट पढ़ रखा है लेकिन जानता नहीं वो कि यूट्रिकुलेरिया को ही ब्लैडर वोट कहते हैं। तो मैंने इधर साइंटिफिक नेम और इसका कॉमन नेम दोनों साथ साथ लिख दिया है। एक बार आप इसको देख लीजिएगा, अगर ऑप्शन में रहेगा तो दिमाग में जरूर क्लिक करेगा कि हाँ, हमने ऐसा कुछ पढ़ रखा है। तो ये सारे के सारे पौधे कीटों को खाते हैं, इसलिए ये मांसाहारी हो गए, है ना। मांसाहारी पौधे इसको कहेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि ये कीटों को खाते क्यों है? क्या मजबूरी आ गई कि इसे कीट खाना पड़ रहा है? अरे भाई, पौधा होकर कीट खा रहा है, बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी ना, कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। यूं कोई बेवफा नहीं होता। एक कवि कहते हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। अब रात का इंतजार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। चोरी, डकैती, लूटपाट दिन दहाड़े हो जाती है आजकल, पहले उसके लिए लोग रात का इंतजार करते थे। तो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। अब रात का इंतजार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। और जी बहुत चाहता है सच बोलें, क्या करें हौसला नहीं होता। और ज्यादा पी लें तो बहकने लगते हैं, कम पिए तो नशा नहीं होता। तो क्या मजबूरी आ गई? अच्छा, इस पे बात चली थी, क्या मजबूरी आ गई कि ये कीट खाने लगा? जरा मजबूरी समझते हैं माय डियर फ्रेंड्स, देखिएगा क्या मजबूरी आ गई कि पौधा होकर कीट खाने लगा, मांसाहारी हो गया। बताइए। तो जैसे सपोज करें आप कि ये कोई पीचर प्लांट है, ठीक है। प्लांट है तो पत्तियां होंगी, हैं इसमें भी पत्तियां, लेकिन इसकी कुछ पत्तियां पीचर लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाती हैं और उस पर एक ढक्कन आ जाता है। ये क्या बन गया? पीचर। पीचर मतलब क्या होता है? पीचर मतलब होता है कलश या घड़ा। अरे घड़े में जो पानी रखते हैं उसको पीचर कहते हैं। अब देखिए, कीट जो है इधर आएगा, इधर आएगा तो लगेगा अच्छा, ये लगता है कुछ स्पेशल चीज तो नहीं है। जैसे इसके अंदर आएगा ये ढक्कन हो जाएगा बंद और इसको कीट खा लेगा। तो सवाल पैदा होता है कि ये कीट को खा क्यों रहा है, ये पौधा ऐसी हरकत कर क्यों रहा है? तो देखिए, कीट भक्षी पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। अब देखिए, अगर पौधे को नाइट्रोजन नहीं मिलेगा तो पौधे की वृद्धि रुक जाएगी ना। पौधे की वृद्धि के लिए सबसे ज्यादा पौधे को क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? फास्फोरस। और उसके बाद क्या चाहिए? पोटेशियम। तो फर्टिलाइजर में मेनली यही तो होता है, एनपीके। आपने फर्टिलाइजर पढ़ा होगा, उर्वरक पढ़ा होगा। तो उर्वरक में इसीलिए क्या होती है? ये तीन चीजें होती हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो नाइट्रोजन नहीं मिलेगा तो पौधे की वृद्धि रुक जाएगी। तो ये नाइट्रोजन जो इसे मिट्टी से नहीं मिल रहा है, ये कीटों से प्राप्त कर ले रहे हैं, कीटों से प्राप्त कर रहे हैं। तो कीट भक्षी पौधे कैसी मिट्टी में उगते हैं? अगर ऐसा सवाल पूछा जाए तो आप कहेगा सर ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है, जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो अगर पूछ लिया जाए कि कीट भक्षी पौधे कैसी मिट्टी में उगते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ध्यान से सुनिएगा, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो इन क्या? नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल। कीटभक्षी पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं, कीटभक्षी पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए मजबूरी में ऐसा काम कर रहे हैं। सीटेट में एक सवाल था कि इंडिया में आपको कीटभक्षी पौधे कहाँ मिलेंगे, तो आपको मेघालय में मिलेंगे। और ये बात एनसीईआरटी 5th क्लास में लिखी हुई है। बात आ रही है समझ में? एनसीईआरटी 5th क्लास में लिखी हुई है। परेशान करेंगे, 2-4 शेर और बोल दीजिए सर, मजा आ जाता है। तो टॉपिक पे शेर होगा, ऐसे याद ही नहीं रहता मुझे। तो अगर मैं ओरिजिनल दिखाऊं आपको पीचर प्लांट, तो देखो ये पीचर प्लांट है जी, ये देखो पीचर प्लांट है, निपेंथिस जिसको कहते हैं, पीचर प्लांट, घटपर्णी। या पीचर प्लांट ऐसे लिखा रह सकता है, पीचर प्लांट, है ना, निपेंथिस। इसमें पत्तियां रूपांतरित होकर ये घड़े जैसी संरचना बना लिया कीटों को फंसाने के लिए। ये है आपका डायोनिया, डायोनिया विच इज ऑल्सो नोन एज वीनस फ्लाई ट्रैप। डायोनिया या वीनस फ्लाई ट्रैप, है ना।
ये आपने देखा यहाँ पे पौधे क्या कर रहे हैं कि एक मतलब जैसे महिलाएं अपनी जुल्फों को संवारने के लिए जो इस तरह सा क्लेचर इस्तेमाल करती है ना, जिस तरह की संरचना का इस्तेमाल महिलाएं अपनी जुल्फों को संवारने के लिए करते हैं, उस तरह की संरचना का इस्तेमाल पौधे कीटों को फंसाने के लिए करते हैं। यहाँ पे ऐसे पौधा है, ये आया ऐसे पकड़ लेगा उसको, देखो आप हाथ ले जाओगे ना, आपका हाथ भी ऐसे जकड़ लेगा। मेंढक वगैरह तक कितने बड़े बड़े जीवों को पकड़ लेता है ये पौधा, बहुत खतरनाक है ये। तो ये क्लेचर जैसा दिख रहा है ना, महिलाएं जो अपने जुल्फों को संवारने के लिए यूज करते हैं, वैसा दिख रहा है। तो ये है आपका डायोनिया, जिसको वीनस फ्लाई ट्रैप कह रहे हैं, है ना, कि अपने हाथों की लकीरों में सजा ले मुझको, मैं हूं तेरा तू नसीब अपना बना ले मुझको। अपने हाथों की लकीरों में सजा ले मुझको, मैं हूं तेरा तू नसीब अपना बना ले मुझको, मैं जो कांटा हूं तो चल मुझसे बचाकर दामन, मैं हूं गरफूल तो जूड़े में सजा ले मुझको, है ना। तो जूड़ों को सजाने के लिए जिस तरह की रचना का इस्तेमाल महिलाएं करती हैं, उस तरह की रचना का इस्तेमाल पौधे कीटों को फंसाने के लिए करते हैं। बात आ रही है समझ में? शिवम साहब समझ में आया? हाँ, पावरफुल होता है भाई साहब। ये हो गया हमारा कौन सा? डायोनिया। ये हो गया हमारा पीचर प्लांट। और दिखा देता हूँ ये ड्रोसेरा है। ये क्या है? ये पौधा आपका ड्रोसेरा है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड सन ड्यू। ड्रोसेरा को और किस नाम से जानते हैं? सन ड्यू के नाम से जानते हैं। ड्रोसेरा, या क्या बोल रहे हैं इसको? सन ड्यू। ये देखिए ऐसे आएगा ना, ऐसे पौधा ऐसे जकड़ लेगा ये कीट। तो ये सारे के सारे कीट भक्षी पौधे हैं, बस याद रख लेना है आपको, और कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन से कीट भक्षी पौधे हो गए? निपेंथिस, यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, डायोनिया। एक यूपीएससी पीरी में सवाल पूछा था कि बताइए, आप लोग अब बता सकते हैं, यूपीएससी पीरी 2014, ये क्वेश्चन था कि निपेंथिस यानी पीचर प्लांट का कौन सा भाग कलशनुमा संरचना में रूपांतरित होता है? पत्तियां, तना या जड़? बताइए, पत्तियां, तना या जड़? टेस्ट का स्कोरिंग नहीं दिख रहा है? मंथन राजपूत साहब, शिवम, शिवा राजवंशी, 2 क्लास एक साथ चल रही है, वो हो जाएगा, सही हो जाएगा। निशा, जितने लोग लाइव हैं, समझ में आ रही है बातें? तो देखिए पत्तियां, पीचर प्लांट की पत्तियां रूपांतरित होकर, ये पत्तियां क्या हो रही हैं? मॉडिफाई हो रही हैं। पत्तियां रूपांतरित होकर कलशनुमा संरचना का निर्माण कर रही हैं ताकि कीटों को फंसाया जा सके। पत्तियां, है ना, पत्तियां रूपांतरित होकर, हमने कहा था ना कि इसकी कुछ पत्तियां रूपांतरित होकर कलशनुमा या घड़े जैसी संरचना बनाते हैं ताकि कीटों को फंसाया जा सके। तो ये हमारा जो था प्लांट न्यूट्रिशन का पहला टॉपिक क्या हो गया? पहला टॉपिक आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब आपको क्या करना है कि इसकी करनी है आपको प्रैक्टिस। कैसे? तो याद कीजिए, इंट्रोडक्शन के क्लास में कहा था मैंने कि आपका में जुबैर तो आ जाएगा, साइंस बाई जुबैर एहसन। तो ये प्रैक्टिस सेशन आ गया प्लांट न्यूट्रिशन का। क्या आ गया? प्लांट न्यूट्रिशन। उसके बाद पढ़ेंगे एनिमल न्यूट्रिशन, और उसके बाद रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद सर्कुलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। तो हमने पहले से ही आपका जुगाड़ कर रखा है। जैसे आपने खोल दिया, मान लिया कि प्लांट न्यूट्रिशन का प्रैक्टिस सेशन खोला, और भाई लाइन से क्वेश्चन करना शुरू कर दिया आपने, लाइन से क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। जैसे मान लिया कि यहाँ पे हमने दिया है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिला करके सही कोड को आपको क्या करना है? टिक करना है। तो अब तो बन जाएगा ना, अब तो बता ही दिया है मैंने, है ना। जैसे मान लिया कि मोस्ट एक्टिव लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए मोस्ट एक्टिव लाइट कौन सा है? जैसे कस्कुटा क्या है? तो टोटल स्टेम पैरासाइट। इस तरह से आपको क्या करने हैं? क्वेश्चन करके अपना स्कोर बताना है। जैसे मान लिया ये असर्शन रीजर का क्वेश्चन है, तो अभी लेटेस्ट पैटर्न को डिजाइन ध्यान में रखते हुए हमने एक ब्रह्मास्त्र तैयार किया है, समझ लीजिए आपके लिए। तो ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल को, और अपने तमाम दोस्तों को भी बतला दीजिएगा जो सही ढंग से अच्छे अंदाज में पढ़ना चाहते हैं, क्या अच्छे अंदाज में साइंस को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसको जरूर शेयर कर दीजिएगा हमारा ये चैनल, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको हर तरह के असर्शन रीजन के क्वेश्चन, इस तरह के जो अभी पैटर्न, नए पैटर्न के अनुसार जो चल रहा है, वो सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जैसे मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन ऑन द अर्थ इज प्रोड्यूस्ड बाय, है ना। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, जो लेटेस्ट पैटर्न है, उसके हिसाब से हमने इसको तैयार किया है। ठीक है जी, तो आप बताएंगे कि शिखर साहब, शुक्रिया आपका, बताइए